हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूँ आपकी एसएसटी का नया चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। हिस्ट्री का चैप्टर है बेटा। इस पूरे ही चैप्टर को एकदम शानदार एनिमेशन के साथ में समझाने वाला हूँ, जिससे चैप्टर पूरा मक्खन हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह है कि जो बहुत सारे देश है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। क्यों कनेक्टेड है? चाहे वो ट्रेड के लिए कनेक्टेड हो, चाहे आइडियाज के लिए कनेक्टेड हो, चाहे बिजनेस के लिए, चाहे इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, या फिर ट्रेवल करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड हो। इसी को हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन बेटा। ठीक है, तो जो ग्लोबलाइजेशन है ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, बहुत पुराने समय में भी होता था। बस पुराने टाइम पे जो है टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, तो लोग जो है ऊंट से है ना, या जो है घोड़े से, इन सब चीजों से जो है जानवरों के ऊपर अपने माल को लेके जाते थे और दूसरे देश में ले जाके बेच देते थे। लेकिन अब भैया प्रेजेंट टाइम में बहुत बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे बड़े बड़े शिप्स आ गए हैं, है ना, हवाई जहाज आ गए हैं, ठीक है, रेलवे आ गई है। इन सब चीजों से हमारा माल जो है एक दूसरे देश में इधर से उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है बेटा। बस इतना ही फर्क आया है बेटा, है ना। अब देखो, तो फिर पुराने समय में क्या होता था, मतलब ऐसा किस तरीके से वो लोग काम करते थे, उन सब चीजों को हमको डिटेल में समझना है। ठीक है, तो द प्री मॉडर्न वर्ल्ड को हम लोग समझ रहे हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन से। मैं आपको एक बात बता दूं, ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जाम में आती है ये, है ना, तो आप ध्यान रखना इस बात का, एग्जाम में आपसे पूछेगा ही पूछेगा ये। ठीक है, तो क्या बोल रहे ग्लोबलाइजेशन में, देखना जरा। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ गुड्स, है ना, कैपिटल, सर्विसेज, आइडियाज, पीपल फ्रॉम वन नेशन टू द अदर नेशन इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, मतलब कि एक जगह से, एक देश से, एक नेशन से गुड्स का, सर्विस का, आइडियाज का, कैपिटल का, इन सब का मूवमेंट, या फिर लोगों का, है ना, इन सब का मूवमेंट ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, अब क्या है, देखो, जब लोग इधर के उधर जा रहे थे तो कुछ तो रीजन होगा ना, क्यों जाते हैं इधर के उधर लोग, है ना, पब्लिक क्यों जाती है इधर के उधर, तो उसके कुछ पर्पसेस थे। ठीक है, क्यों जाते थे, जैसे समझो लोग नॉलेज के लिए जाया करते थे। नॉलेज मतलब एक देश से दूसरे देश में कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए जाते थे। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज के लिए, कोई बिजनेस वगैरह करना है, पैसे कमाने के लिए जाया करते थे। ठीक है, स्पिरिचुअल फुलफिल मतलब आत्म शांति के लिए होता है ना, किसी को किसी दूसरे देश का धर्म पसंद आ गया है तो फिर इसलिए चले जाते थे वहां पर। ठीक है, ऐसा, या अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जाते थे। ऑल्सो यूज टू कैरी डिफरेंट थिंग्स लाइक, और भी बहुत सारी चीजों के लिए जाते थे, जैसे कि अपने सामान को बेचने के लिए जाते थे, अपनी स्किल या स्किल को सीखने के लिए जाते थे। ठीक है, या फिर कोई आइडियाज अगर उनके पास है तो नए नए आइडियाज सीखने के लिए जाते थे, आइडिया को लेके भी जाते थे उधर वहां पे। ठीक है, या मनी के लिए, पैसा रोकड़ा कमाने के लिए जाया करते थे बेटा। और जब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो अपने साथ में बीमारी को भी इधर के उधर कर देते थे ये लोग। सोचो ना, आप अगर मान लो वहां विदेश में कोई बीमारी आई है, अब अपने यहाँ से कोई गया, अब उसको बीमारी लग गई है, तो वापस देश में पलट के आएगा तो देश के अंदर भी बीमारी फैल जाती थी। तो कोरोना ऐसे ही तो फैला था भैया यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती थी ग्लोबलाइजेशन की वजह से बेटा। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन काफी अच्छा है, तभी तो देश आपस में जुड़े रहेंगे और बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा बेटा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इन प्रेजेंट टाइम वी हैव फाइंड मेनी एविडेंस ऑफ ट्रेड लिंक इन एंशिएंट टाइम सच एज। देखो, आज के टाइम पे अगर हम देखें कि पुराने, हम कैसे माने, मतलब कि पुराने समय में जो है बहुत सारे देश आपस में जुड़े हुए थे, ये बातें कैसे माने, तो इसके काफी सारे प्रूफ देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें आपको एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे कि देखो, हमारे पास में ये है कोड़ी। क्या है बेटा? कोड़ी। आपने सुना होगा ना, तेरी दो कोड़ी की औकात नहीं है। तो वो कोड़ी क्या है, बेसिकली ये कोड़ी है। अब ये कोड़ी और कुछ नहीं होती, सीप शेल होती है ये, मतलब सी शेल होती है, सॉरी, मतलब जैसे ना समुद्र में से जो है वो निकलती है ना, सीपी टाइप की, छोटे छोटे से शंख टाइप के, उसको कोड़ी बोलते हैं। तो पहले जैसे आज करेंसी चल रही है ना, अपना रुपया चल रहा है, डॉलर चल रहा है, उसी पुराने जमाने में ये रुपया वगैरह नहीं हुआ करता था, तो लोग जो है इसको एज ए करेंसी यूज करते थे, मतलब इसकी वजह से जो है वो बिजनेस वगैरह करते थे बेटा। ठीक है, ऐसा, तो कोड़ी कमाते थे, मतलब वो क्या करने में काम आती थी, ये करेंसी के रूप में काम आती थी और इसके थ्रू व्यापार वगैरह हुआ करता था बेटा। ठीक है, ट्रेड वगैरह होता था इससे। तो अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी अदर एग्जांपल ऑफ एंशिएंट इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये तो एक छोटी सी बात बता दी मैंने आपको कोड़ी की, पर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल और भी देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि पुराने जमाने में इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था, दो अलग अलग देशों के बीच में ट्रेड होता था भैया। ठीक है, तो क्या है उसका एक एग्जांपल, सबसे पहले नंबर पे आता है सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। सिल्क रूट के बारे में, अब सिल्क रूट क्या है, देखो ये सिल्क रूट है ना, इसका क्या काम था, ये भैया अलग अलग देशों को जोड़ता था। इस रास्ते से जो है लोग व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए जाया करते थे।
समझ में आया? इससे क्या होता था, व्यापार करते थे इस रास्ते से भैया, इस सिल्क रूट से, है ना। अब इस रास्ते की खासियत देखना क्या है। सिल्क रूट वाज अ नेटवर्क ऑफ एंशियंट ट्रेड रूट्स विच कनेक्ट एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। मतलब ये एक ऐसा रूट था जो कि एशिया को, यूरोप को और अफ्रीका को आपस में इंटरकनेक्ट करता था, जोड़ता था। इसी के थ्रू सामान आया जाया करता था बेटा, ठीक है। सिल्क रूट एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा ऑफ टिल 15th सेंचुरी। मतलब 15th सेंचुरी से पहले का है ये सिल्क रूट, बहुत पुराना है बेटा। मेनी गुड्स ट्रेवल थ्रू दिस रूट सच एज चाइनीज सिल्क वॉज, है ना, बहुत सारे जो है गुड्स वगैरह इससे जाया करते थे। कौन कौन से माल जाया करता था, जैसे कि भैया ये क्रॉकरीज वगैरह होती है ना, चीनी की प्याली और चीनी के आइटम, ये सब एक देश से दूसरे देश में जाया करते थे, ठीक है। कपड़ा वगैरह जाया करता था, मसाले वगैरह जाया करते थे। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो है इस रास्ते से जाया करते थे। लेकिन इस रास्ते से सिल्क भी जाया करता था। क्या जाया करता था? सिल्क। चाइनीज सिल्क वॉज ट्रेवल थ्रू दिस रूट, हैंस इट वॉज नेम द सिल्क रूट। मतलब कि इस रास्ते से बहुत सारी चीजें जाती थी, पर चाइनीज सिल्क भी जाया करता था, इसीलिए भैया इस रास्ते का नाम सिल्क रूट रख दिया गया था। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया सिल्क रूट क्यों रखा है इसका नाम? क्योंकि इससे सिल्क भी जाता था, जाती सब चीजें थी, लोग भी आते जाते थे, पर सिल्क भी जाया करता था। सिल्क सबसे ज्यादा जाता होगा, इसलिए सिल्क रूट नाम रख दिया गया इसका, ठीक है, ऐसा। अच्छा, जब लोग इधर के उधर जाते थे, मान लो माल बेचेंगे करेंगे, तो बदले में या तो कोड़ी ले लेते थे या दूसरे देश से जो है सोना चांदी लेके अपने देश में आते थे भैया, ठीक है। तो इस तरीके से बिजनेस वगैरह करते थे लोग यहाँ पर, है ना। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि इन रास्तों के थ्रू सिर्फ व्यापार ही हो रहा हूँ, है ना। इन रास्तों के थ्रू धर्म के प्रचार भी होते थे। जैसे क्रिश्चियन मिशनरी जो है वो भी भैया अपने धर्म का प्रचार करने के लिए दूसरे देशों में जाते थे। मुस्लिम प्रीचर्स जो है वो भी जाया करते थे भैया, सेम टू सेम। बुद्धिस्ट मोंक जो है वो भी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए दूसरे देशों में जाया करते थे बेटा वहाँ पर, ठीक है, ऐसा। दे ऑल्सो ट्रेवल थ्रू द सिल्क रूट फॉर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट एंड प्रमोट कल्चर। अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, आत्म शांति के लिए एक देश से दूसरे देश में जाते थे ये सारे लोग बेटा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो फिर क्या होता था, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया सिल्क रूट वाला, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आया पता है? द फूड ट्रेवल स्पैगेटी एंड पोटैटो, ठीक है। हम स्पैगेटी और पोटैटो के बारे में जानेंगे और फूड ट्रेवल के बारे में जानेंगे। अब आप एक बात बताओ, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने साथ खाना पीना भी लेके जाते होंगे। तो जब लोग जाते थे तो उनके साथ उनका फूड भी ट्रेवल करता था। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? कि हाँ भैया फूड भी जाएगा, भूखे तो मरेंगे नहीं लोग वहाँ पे, है ना। तो फूड वगैरह भी जाया करता था। तो उसकी वजह से अलग अलग देश का खाना अलग अलग देश में पहुंचा और भैया फिर लोगों ने अलग अलग स्वाद को चखा और उन्होंने भी अपना लिया। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे भैया नूडल्स, ये चाइना से आया हुआ है। कहां से आया हुआ है? चाइना से आया हुआ है भैया। पर नूडल्स जो है जब कहां पे पहुंचा? वेस्टर्न कंट्री में पहुंचा। तो भैया वेस्टर्न कंट्री में भी लोगों ने नूडल को अपनाया, बस नाम बदल दिया। नाम पड़ गया वहां पे स्पैगेटी। क्या नाम पड़ गया भैया? स्पैगेटी नाम पड़ गया उसका, ठीक है। इसके बाद ऐसे एक और एग्जाम्पल है पास्ता। पास्ता जो है अरब से आया है, अरब कंट्री से आया है ना, ये दुबई वगैरह उधर से आया है। लेकिन जब भैया ये कहां पे पहुंचा? इटली में पहुंचा, तो इसका नाम पड़ गया सिसिली। क्या नाम पड़ गया बेटा इसका? सिसिली नाम पड़ गया। मतलब देखो अलग अलग जगह का खाना अलग अलग जा रहा है, बस उसका नाम बदलता जा रहा है, ठीक है। चीज वही की वही है, ठीक है। अब ये तो चलो मैंने आपको एक फास्ट फूड से रिलेटेड जो फेमस चीजें थी उनके नाम बता दिए, पर जो बहुत सारे कॉमन फूड भी तो हैं वो भी तो जाया करते थे। जैसे पोटैटो हो गया, है ना, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट्स हो गया, मेज हो गया, मेज मतलब मक्का, ठीक है, टोमेटो हो गया, चिली हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया। ये सारी की सारी चीजें भी एक देश से दूसरे देश में जाया करती थी। अब आपको एक मजे की बात बताऊं, हमारे भारत देश में पहले हम इन सब चीजों को जानते ही नहीं थे। हैं? हाँ भाई हाँ, नहीं जानते थे हमारे भारत देश के अंदर। फिर वो तो भला हो एक आदमी का जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या नाम है भैया इसका? क्रिस्टोफर कोलंबस। ये क्या था? ये घुमक्कड़ था, एक्सप्लोरर था भैया। देखो मैं आपको इसकी कहानी सुनाता हूं, ठीक है। ये हमारे सारे के सारे कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में पे। अब ये भैया ये था घुमक्कड़, एक्सप्लोरर था, अलग अलग देश घूमता था, घूमते ही रहता था ये, ठीक है। अब भैया ये गलती से घूमने निकला, है ना, समुद्र के रास्ते जा रहे हैं। अब ये पहुंच गया अमेरिका में। कहां पहुंच गया? अमेरिका के अंदर पहुंच गया, ठीक है। अब जब ये अमेरिका के अंदर पहुंचा तो इसने देखा यार अमेरिका के लोग जो है नई नई चीजें खाते हैं, है ना। वहां पर एक बहुत अच्छी तरीके की क्रॉप उगाई जाती है, एक फसल उगाई जाती है जिसको वो लोग आलू करके बुलाते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरह की क्रॉप उगाते थे और उसमें से एक फसल थी आलू, जिसको क्या बोलते थे? पोटैटो करके बुलाया करते थे। इसने बोला ये जोरदार काम है भैया। इसने सीख लिया वहां पे, ये रुका वहां और उसने सीखा कि इसकी खेती कैसे होती है, सारी चीजें सीखी। फिर पलट के भाई साहब गया अपने देश वापस यूरोप।
यूरोप पहुंच गया ये। अब यूरोप के अंदर जाके इसने लोगों को बताया, ओ भाई साहब ये देखो अमेरिका के लोग क्या क्या खा रहे हैं, आलू वालू पोटैटो वगैरह सारी चीज़ें, हमको भी आनी चाहिए सब। तो इसने फिर यूरोप के अंदर जाके बताया कि आलू पोटैटो जैसी भी कोई चीज़ है। फिर भैया यूरोप से जो है, अब आप ध्यान से समझना इस बात को, है ना, यूरोप से क्या हुआ, देखो ये यूरोप है, ठीक है, यूरोप से क्या हुआ, यहाँ पे हमारा इंडिया ये रहा, तो यूरोप से जो है यहाँ पे ये इंडिया है, यहाँ से जो है हमारे देश में भी आलू आ गया। फिर मतलब बात कहाँ से चली, अमेरिका से गया आलू यूरोप में, और यूरोप से आलू आ गया भैया हमारे इंडिया के अंदर। इस तरीके से आलू और भी सारी फसलें जो हैं, है ना, वो सब हमारे भारत के अंदर आई है बेटा। पहले नहीं जानते थे, तो किनका भला हो, क्रिस्टोफर कोलंबस का, इनकी वजह से ऐसा हो पाया था बेटा जी, ठीक है। अच्छा देखो, तो हमको ये समझ में आ गया कि अच्छा यूरोप के अंदर जो है लोग बहुत भरचक आलू की खेती करने लग गए थे, लपक के आलू की खेती बाड़ी करने लग गए थे, ठीक है। अब उससे क्या हुआ ना, यूरोपियन बिगेन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द हम्बल पोटैटो। मतलब इससे जो है उनको लगने लगा कि हम आलू ज़्यादा ज़्यादा खाएंगे तो एक हमारी हेल्दी लाइफ हो जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसे बहुत सारी बातें इन लोगों के मन में आने लग गई थी। तो क्या हुआ, ध्यान से सुनना, यूरोप पीपल बिकम सो डिपेंडेंट ऑन पोटैटो। यूरोप के लोग पोटैटो के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट हो गए, और कोई सी फसल ही नहीं उगा रहे वो लोग। सोचो आलू के इतने दीवाने हो गए वहां पर, है ना। दे ग्रो ओनली पोटैटो क्रॉप इन देयर फील्ड्स, सिर्फ पोटैटो ही उगा रहे हैं। बट पोटैटो क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द डिजीज। लेकिन क्या हुआ कि जो आलू की फसल है उसमें बीमारी लग गई, उसमें कीट वगैरह लग गए। तो भैया जब फसल खराब हो गई, और सबने आलू की लगा रखी थी, सोचो, तो पूरी आलू की फसल जो है वो खराब हो गई। उसकी वजह से जो है वहां पे भैया फिर अब खाने को और कुछ बचा नहीं, खाने को नहीं बचा तो भूखमरी हो गई भैया वहां पे, तो है ना, अकाल पड़ गया, फेमाइन आ गया वहां पे। उसकी वजह से जो है फिर लोगों को भूखे मरना पड़ गया था, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, 1845 से 1849 के बीच में अबाउट 10 लाख पीपल डाइड ड्यू टू दिस फमाइन। मतलब कि 10 लाख लोग मर गए थे इस अकाल की वजह से बेटा। द ग्रेट आयरिश फेमाइन, पोटैटो फेमाइन के नाम से इसको जाना जाता है। तो आपसे बीच बीच से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं पोटैटो फेमाइन क्या था, तो आपको सिंपल सा जवाब देना है कि भैया इसमें क्या हुआ था, यूरोप के लोगों ने आलू की फसल उगाई थी, आलू की फसल खराब हो गई थी, खराब होने की वजह से और कोई दूसरी फसल नहीं थी, उसकी वजह से यूरोप में फेमाइन आ गया था, अकाल पड़ गया था। दैट इज कॉल्ड पोटैटो फेमाइन, या फिर आयरिश फेमाइन के नाम से उसको जानते हैं। सिंपल सा इतना सही आंसर लिखना है बेटा अपने को, ठीक है। तीसरा नंबर का आता है टॉपिक कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। ठीक है, क्या है इसमें, यूरोपियन डिस्कवर्ड एशिया एंड अमेरिका थ्रू सी रूट इन 16th सेंचुरी। यूरोप ने एशिया और अमेरिका को भी डिस्कवर कर लिया था। ये कुछ नहीं, क्रिस्टोफर कोलंबस था ना, ये एक्सप्लोरर था, इधर उधर जाया करता था, तो इसको पता चल गया कि अच्छा यहाँ पे भी लोग रहते हैं, यहाँ पे भी लोग रहते हैं, तो इसको पता चल गया अमेरिका में भी रह रहे हैं ना, ये जगह अमेरिका, ये जगह एशिया है, ऐसे उसने सब जगह की खोज कर ली थी, पता लगा लिया था। खोज क्या कर ली, जगह तो पहले से ही थी, बस पता लगा लिया था उन सब जगहों के बारे में, ठीक है। तो क्या हुआ, ध्यान से समझना। अब ये जो यूरोप है ना, ये बड़ा लालची किस्म का आदमी है, इसको पता चला, है ना, ये लालची देश था, ठीक है। इसको ये पता चल गया कि यार इन देशों के में, चलो हम, ये वो क्रिस्टोफर कोलंबस गया, उनको रास्ते मालूम पड़ गए उन सब जगहों के जाने के। तो जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने देश में बहुत सारी बातें बताई भी होगी वहाँ के बारे में, तो इनको ये पता चला कि यार ये जो दूसरे देश है, जैसे अमेरिका है ना, जो एशिया है, तो बहुत अमीर अमीर लोग हैं भैया यहाँ पे तो, और ये गरीब था। यूरोप क्या था, गरीब था। तो इसने सोचा लूटो इनको, इन्होंने इसको कब्जा करने की सोची भैया, है ना, इनको लूटने की सोची, कॉलोनाइज करने की सोची बेटा। तो यूरोप डिसाइडेड टू सेट अप कॉलोनीज, यूरोप ने कब्जा करने की सोची इन अमेरिका के ऊपर, भारत के ऊपर, इसीलिए तो भारत के ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा करा था बेटा। तो फिर क्या हुआ, इन 16th सेंचुरी अमेरिका वाज वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। अमेरिका के पास बहुत रिसोर्स थे, बहुत अमीर देश हुआ करता था 16th सेंचुरी में। जैसे अलग अलग तरह की फसल उगाया करता था, वहाँ पे बहुत सारी जो प्रीशियस मेटल थी उसकी जमीन के अंदर, है ना, सिल्वर था। और सुना है, एक ऐसी बात बोली जाती है कि अमेरिका के अंदर जो है एक शहर है जिसको बोलते हैं एल डोराडो, ठीक है, द सिटी ऑफ गोल्ड। ये सब बातों का जब पता चला यूरोप को, भैया यूरोप की आंखों में डॉलर घूंगा, समझ गए, लालची लालच, पैसे से भर गया भैया वो, ठीक है। उसने सोचा इसकी 12 की डेर, अब तो हम जो है इस अमेरिका को लूट के मानेंगे, इसको कब्जा करेंगे, कॉलोनाइज करेंगे बेटा, ठीक है। ऐसी सब बातें यूरोप के मन में आने लग गई थी। अब कॉलोनाइज करे कैसे, समझो, ऐसे तो नहीं है तो भैया गरीब देश था ना यूरोप, तो उसके पास कुछ हथियार वगैरह तो थे नहीं, तो अटैक कैसे करे, कैसे कब्जा करे। तो उसने क्या चालाकी अपनाई, ध्यान से समझ
समझना, उसने कॉलोनाइज करने के लिए अमेरिका को, उसके पास कोई मिलिट्री तो थी नहीं ना, उसके पास कोई आर्म्स थे, हथियार वगैरह नहीं थे, तो उसने जो है जर्म्स एंड डिजीज फैला दी अमेरिका के अंदर। देखो यूरोप में क्या था, यूरोप में खुद में बहुत भूख मरी थी, यहाँ के लोगों को बहुत सारी बीमारियां भी हुई पड़ी हुई थी, तो इनको जर्म्स वगैरह सब पता था, तो इन्होंने क्या करा, जितनी भी डिजीज वगैरह है उसको ले जाके अमेरिका में फैला दिया भैया। ठीक है, तो अमेरिका के लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि अमेरिका के जो लोग हैं उनकी इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत कमजोर हुआ करता था बेटा। ठीक है, इसलिए वो बहुत जल्दी इन सब बीमारियों के चपेट में आ गए, जिसकी वजह से जो है वहां बहुत सारे लोग मर गए थे। अब किसी भी देश का अगर युवा खतरे में हो जाता है या युवा मर जाता है तो फिर उस देश के ऊपर कब्जा करना, उसको कॉलोनाइज करना बड़ा आसान हो जाता है बेटा। इस तरीके से जो है इस यूरोप ने अमेरिका के ऊपर कब्जा कर दिया था। ठीक है, अब कौन कौन सी बीमारी लेके आया था, जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, इस तरीके की बीमारियां फैलाई गई थी वहां पर। ठीक है, ऐसा तो ऐसे जो है यूरोप ने बिना लड़े, बिना कोई हथियारों के या बिना कोई मिलिट्री के भी जो है दूसरे देश को कॉलोनाइज कर दिया था बीमारी के दम पे। ठीक है, ऐसा हुआ था भैया। तो आपको समझ में आया होगा, कोरोना में भी कुछ ऐसे ही करने की कोशिश की गई होगी। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या है, यूरोप के साथ प्रॉब्लम, यूरोप की खुद की भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो थी वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी भैया। ठीक है, अब टिल 19th सेंचुरी यूरोप वाज सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम और भी सारी कौन कौन सी, देखो वहाँ पे लोगों को डिजीज हो रही थी, बीमार हो रहे थे लोग, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े खूब होते थे वहाँ पे भी, जैसे अपने इंडिया में होते रहते ना, सेम टू सेम वहाँ पर भी बहुत है ये सब चीज़ें। ठीक है, अब क्या था कि चाइना जो है ना, चाइना जो है इन टिल 18th सेंचुरी इंडिया एंड चाइना वॉज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 18वीं सेंचुरी में इंडिया और चाइना जो है वो बहुत रिच कंट्री हुआ करती थी बेटा। तो यूरोप की नजर फिर इनके ऊपर भी पड़ी, इंडिया और चाइना के ऊपर भी पड़ी बेटा। ठीक है, तो इनने क्या करा, इंडिया और चाइना को लूटने की सोचा। ठीक है, क्या इंडिया और चाइना को कॉलोनाइज करो, पर चाइना के जो लोग थे वो बड़े शान हैं, उन्होंने सोचा कि यार ये इसने अमेरिका को बीमारी के थ्रू हराया है ना, बीमारियां डाल दी वहां पे और फिर उस तरीके से कॉलोनाइज कर लिया। तो चाइना ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, जैसे कोरोना में आइसोलेट हो गए थे कि आइसोलेशन में चले गए थे, ऐसे अकेला कर लिया अपने आप को कि हम किसी के साथ में बिजनेस नहीं करेंगे। सब मना कर दी इसने, कोई व्यापार नहीं करना, कोई ट्रेड नहीं करना, कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे बाकी दूसरे देशों के साथ में, ताकि कोई बीमारी हमारे देश में आएगी नहीं, तो हमारे देश के लोग सेफ रहेंगे, हमारे ऊपर कभी कब्जा कोई नहीं कर पाएगा बेटा। तो ऐसे जो है चाइना तो सेफ हो गया, पर इसके कुछ नुकसान भी हुए। अपने आप को आइसोलेट कर लोगे तो इसके कुछ नुकसान भी होंगे। क्या नुकसान होंगे, देखो चाइना में क्या होता था ना, चाइना में व्यापार खूब होता था, अमीर कंट्री थी तो व्यापार खूब होता था, यहाँ से एक्सपोर्ट का काम, इंपोर्ट का काम खूब हुआ करता था। अब आपने आइसोलेट कर लिया अपने आप को, तो फिर व्यापार वगैरह सब बंद हो जाएंगे। अब व्यापार बंद हो जाएंगे तो दूसरे देश तो व्यापार करेंगे ना कहीं से, तो पूरा का पूरा जो WTC है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वो चाइना से शिफ्ट हो गया भैया यूरोप के अंदर। कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, यूरोप के अंदर शिफ्ट हो गया है। और चाइना का व्यापार कम हुआ तो उसका फायदा यूरोप को भी मिला और अमेरिका को भी मिला, पर ज्यादा फायदा किसको मिला, यूरोप को मिला। और जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वो कहां पर शिफ्ट हो गया, यूरोप के अंदर शिफ्ट हो गया है बेटा। ठीक है, इस तरीके से यूरोप का थोड़ा ढंग का काम होने लग गया था, वहां की तरक्की स्टार्ट हो गई फिर वहां से। ठीक है, अब द 19th सेंचुरी है ना, 19th सेंचुरी का टाइम, उसमें क्या हुआ देखो, 19th सेंचुरी में जो समय है, जो टेक्नोलॉजी है, मतलब जो दुनिया है वो बहुत तेजी से बदल रही थी एकदम। ठीक है, बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी आ रही थी, लोगों का व्यापार बढ़िया चल रहे थे, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी होती जा रही थी, पॉलिटिकल चीज़ें जो है वो बदल रही थी, सोशल चीज़ें बदल रही थी भैया, है ना, कल्चर बदल रहा था, टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी खूब आ रही थी भाई साहब, और यहाँ तक कि जो है लोगों के दूसरे देशों के साथ में जो रिलेशन है वो भी बेटर हो रहे थे। अल्टीमेटली बिजनेस बहुत अच्छा होता जा रहा था बेटा। ठीक है, अब क्या है ना, 19th सेंचुरी में इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ फ्लो। तो भैया 19th सेंचुरी में 3 तरीके के फ्लो हो रहे थे। कौन कौन से फ्लो, सबसे पहला फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर एंड फ्लो ऑफ कैपिटल, ये 3 टाइप के फ्लो थे बेटा। ठीक है, अब फ्लो ऑफ ट्रेड में क्या होता था, व्यापार का फ्लो हो रहा था। ये क्यों हो रहा था भैया, जैसे कौन कौन सी चीजों का व्यापार होता था, जैसे टेक्सटाइल, कपड़े का हो गया, गेहूं का हो गया, इन सब का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था। ठीक है, फ्लो ऑफ लेबर जो है उसमें क्या होता, लेबर का जो है, लेबर एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे बेटा। ठीक है, पीपल माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, क्यों जाते थे, पैसे की तलाश में, पैसे कमाने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, उसके बाद फ्लो ऑफ कैपिटल, पूंजी जो है कैपिटल, वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे इन्वेस्ट की जा रही थी उस समय में। ठीक है, ऐसा तो क्या हुआ भैया, फ्लो ऑफ ट्रेड क्यों हो रहा था, फॉर ट्रेवल गुड्स, मतलब माल एक जगह से दूसरी जगह जाता था, है ना, फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट। फ्लो ऑफ लेबर क्यों हो रहा था, अच्छा काम मिले, पैसे मिले, इसलिए भैया ये होता था। और ये क्यों हो रहा था, फ्लो ऑफ कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए ये सब चीजें हो रही थी। इस तरीके से 3 तरह के फ्लो थे बेटा। ठीक है, अब वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप,
अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फिर धीरे धीरे जो है वर्ल्ड की इकोनॉमी ने अपना शेप लेना स्टार्ट करा, मतलब बढ़िया तरक्की होने लग गई थी। ठीक है, कैसे हो रही थी देखो, ट्रेडिशनल कंट्री लाइक टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट इन फूड बट इट डजंट हैपन। जो कंट्रीज थी सब अपनी अपनी कंट्री वो ये चाहती थी कि अब हम कैसे भी करके अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट कर ले खाने पीने के मामले में, मतलब हमको दूसरे देश से जो है कोई अनाज वगैरह नहीं मांगना पड़े, हम कैसे भी करके अपने आप को बिल्कुल सेल्फ इंडिपेंडेंट कर लें ताकि हमको डिपेंडेंसी रहे ही नहीं किसी दूसरे देश के ऊपर। ठीक है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया बेटा, वो सोच रही थी कंट्री पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक है, अब उसके कुछ कारण है कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया, तो ध्यान से समझना। देखो ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, यूरोप के अंदर एक देश है ब्रिटेन, कंट्री है ब्रिटेन, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इन लोगों ने अपने ऊपर कब्जा भी करा था बेटा। ठीक है, देखो क्या था, ब्रिटेन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। पॉपुलेशन अगर किसी जगह की ज़्यादा होती है तो वहाँ फूड डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती, खाने पीने की कीमत बढ़ गई, खाने पीने की कीमत बढ़ गई है। तो अब जो वहाँ के ब्रिटेन के जो लैंडलॉर्ड थे, जो फसल वगैरह उगाते थे, जिनके पास खूब ज़मीनें वगैरह थी, उन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती जो बैंक है ना ब्रिटेन की, जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर उन्होंने जो है दबाव बनाना स्टार्ट करा। क्या दबाव बनाया कि भैया तुम दूसरी जो कंट्री है उससे माल को इंपोर्ट मत करो, दूसरी जगह से अनाज अपने देश में मत लाओ। इससे क्या फ़ायदा होगा कि इससे हमारे देश के लोग हमारा ही अनाज यूज़ करेंगे तो हमारा ही फ़ायदा होगा, हमारे देश का पैसा हमारे देश के अंदर ही रह जाएगा, हमारा देश ही तरक्की करेगा। इसलिए उन्होंने जो है दूसरे देश के ऊपर बैन लगा दिए कि तुम्हारे से हम अनाज वगैरह नहीं खरीदेंगे। तो गवर्नमेंट को भी ये बात जम गई कि आइडिया तो मस्त है यार, अपना देश का पैसा अपने पास और अपना ही देश तरक्की करेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लॉ बनाया जिसको बोलते हैं हम कॉर्न लॉ। इस कॉर्न लॉ में क्या होता था, गवर्नमेंट ने बोला कि अब कोई भी दूसरा देश जो है हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के अंदर जो है कोई सा भी खाना वगैरह हम दूसरे देश से नहीं लेंगे, कोई अनाज वगैरह हम दूसरे देश से नहीं लेंगे, यहाँ तक कि कोई कॉर्न वगैरह भी दूसरे देश से नहीं लेंगे। तो कॉर्न लॉ का मतलब, कॉर्न का मतलब मक्का, समझ गए। तो ऐसा नहीं है कि मक्का, हम सिर्फ मक्का के ऊपर ये नियम लगाए, मक्का के साथ साथ दूसरे और सारे अनाज जो है वो सब दूसरे देश से हम यहाँ पे अपने यहाँ इंपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा कानून बना था। तो मक्के के ऊपर सबसे ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ होगा, मक्का फेमस होगी उस समय, इसलिए उसका नाम पड़ गया कॉर्न लॉ बेटा। ठीक है, द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड द इंपोर्ट ऑफ द कॉर्न एंड अदर फूड आइटम्स इन ब्रिटेन। ठीक है ना, ऐसा। अब इससे क्या हुआ देखो जरा, जब दूसरे देशों से जो है अनाज लेना बंद कर दिया, सब कुछ बंद हो गया, तो वहाँ पर जो है फिर वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको बेनिफिट होने लग गया, उनने पैसे कमाए अच्छे खासे। ब्रिटेन बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट इन फूड। अब ब्रिटेन को किसी दूसरे देश की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, अपना काम खुद से ही कर लिया बेटा। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये ज़्यादा टाइम तक टिका नहीं, फिर है ना, क्यों नहीं टिका उसका रीज़न समझना। देखो ब्रिटेन में क्या था कि ब्रिटेन के अंदर जो लैंडलॉर्ड थे ना, वो खाने पीने, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा, अब लैंडलॉर्ड जो है वो खाने पीने की चीज़ जो है ना, वो जो रेट है वो बढ़ाते जा रहे थे। जो भी अनाज का व्यापारी थे वो अनाज की कीमत बढ़ाते जा रहे थे, इसलिए खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो महंगी होती जा रही थी। ठीक है, वहीं के खुद के लोग लालची होंगे तो रेट बढ़ा रहे थे, तो महंगी होती जा रही थी चीज़ें, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो गरीब लोग थे ना वहाँ के ब्रिटेन के, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे खाने को, परेशान हो गए भैया। फिर वो उन्होंने जो है सरकार के खिलाफ बोलना स्टार्ट करा, सरकार को बोला, सरकार को ज़बरदस्ती प्रेशराइज करा कि भैया तुमने जो है ये कॉर्न लॉ लगाया, इसको हटाओ, नहीं तो हम तो भैया भूखे मर जाएंगे, इतना महंगा कहाँ से खरीदेंगे। और बाहर से तो सस्ते में आ जाता था, इंपोर्ट जो हम दूसरे देशों से करते थे वो तो सस्ते में हो जाता था। तो फिर इन लोगों ने जो है कॉर्न लॉ को गवर्नमेंट ने हटा दिया था, डिसमिस कर दिया था बेटा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉ। अब जब कॉर्न लॉ हटा तो उसके क्या क्या फायदे हुए, क्या क्या इफेक्ट आए उसके, तो देखो फूड इंपोर्टेड एट मच चीपर रेट देन ब्रिटेन कुड प्रोड्यूस। मतलब बाहर से जो हम इंपोर्ट कर रहे थे अनाज को, वो भैया हमको सस्ते में मिलने लग गया, लेकिन ब्रिटेन के खुद के लोग जो है अनाज महंगे में बेचे थे और बाहर का अनाज सस्ते में पड़ने लग गया। ब्रिटिश फार्म कुड नॉट कम्पीट विद चीपर इंपोर्ट्स, है ना, जो ब्रिटिश के जो ब्रिटेन के जो फार्मर वगैरह थे, जो व्यापारी थे, वो दूसरे देशों से कम्पीट नहीं कर पाए, है ना, मतलब उतना सस्ता अनाज प्रोवाइड नहीं करा पाए थे बेटा। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकेम अनएम्प्लॉयड, जिसकी वजह से अब सोचो अपने ही देश के लोग अपने ही देश का अनाज नहीं खरीद रहे हैं तो फिर लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ने लग गई थी भैया। ठीक है, बहुत सारे खेत जो है, अब लोग खेती बाड़ी क्यों करेंगे फिर, जब दूसरी जगह से सस्ते में खरीद रहे हैं तो लोग, तो फिर भैया वहाँ पे खेती बाड़ी हो ही नहीं रही थी, खेती बाड़ी बहुत कम हो गई थी, जिसकी वजह से लोग बहुत सारे बेरोजगार हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे बेटा। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है यूरोप के, उन्होंने अपना देश छोड़ दिया, माइग्रेट करके दूसरे देशों में वो चले गए थे, या बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर वो चले गए थे बेटा। ठीक है, अब क्या हुआ, मिड 19th सेंचुरी फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन ऑल्सो लेड टू द हायर इनकम्स एंड देयरफॉर मोर फूड इंपोर्ट्स। ठीक है, अब क्या हुआ कि भैया 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में वहाँ पे जो है लोगों, वहाँ पे इंडस्ट्री डलने लग गई थी ब्रिटेन में। इंडस्ट्री डली तो लोगों को काम मिला तो लोगों के पास पैसा
पैसा आया तो लोग और खाने पीने की डिमांड करने लग गए भैया। अब वो खाने पीने की डिमांड कहाँ से पूरी होए, इंपोर्ट कर करके दूसरे देशों से जो इंपोर्ट करे जा रहे थे, इस तरीके से उन्होंने अपने खाने पीने की डिमांड जो है वो बढ़ गई। तो उससे दूसरे देशों ने क्या किया, जैसे कौन कौन से ईस्ट थे, ईस्ट यूरोप हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सब देशों ने अपने यहाँ पे खूब अनाज उगाया, अपने यहाँ की खेतों की साफ सफाई करी, बढ़िया तरीके से अनाज उगाया और भैया यूरोप के अंदर उस अनाज का एक्सपोर्ट करा, जिससे ये सारे देश भी अमीर हो गए। ठीक है, इन्होंने खूब पैसा कमाया वहां पर, है ना। अब देखो क्या हुआ था, इसी बीच वहां पर रेलवे लाइंस वर सेटअप टू सप्लाई फूड द पोर्ट्स। ठीक है, वहाँ पे रेलवे लाइन डल गई थी जिससे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाए बेटा। ठीक है, इसके अलावा जो है लंदन जो है एक एमर्जिंग न्यू फाइनेंशियल सेंटर वर कैपिटल वर इन्वेस्टेड। ठीक है, मतलब लंदन को जो है वहाँ की फाइनेंशियल कैपिटल बना दिया गया था, जहाँ पे खूब सारे लोगों ने अपना अपना पैसा लगाया था। ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई सी जगह तरक्की कर रही होती है तो लोग वहाँ पे आके इन्वेस्ट करते ही करते बेटा। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ द लेबर इन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, और उसी बीच क्या हुआ कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर लेबर की कमी पड़ गई थी। ठीक है, वहां पे लेबर नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से यूरोप से बहुत सारे लोग जो है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट कर गए थे, वहां पे काम करने के लिए चले गए थे बेटा। ठीक है, कितने लोग गए थे, लगभग 50 मिलियन लोग जो है वहां पर काम करने के लिए गए थे। ठीक है, वर्ल्ड वाइड नियरली 150 मिलियन पीपल माइग्रेटेड टू डिफरेंट प्लेसेस बाय 1890। कितना बड़ा आंकड़ा दे दिया, सोचो, बहुत बड़ा डेटा है। तो 1890 में 150 मिलियन लोग एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट हुए थे, जो कि बहुत बड़ा है। क्यों? काम की तलाश में। ठीक है ना, पैसे कमाने के लिए हुए थे। अब आता है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इतनी सारी चीजें हो रही थी, तो टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है भैया। मेजर इन्वेंशन हुए थे उस समय। ठीक है, क्या क्या हुआ था? एक तो रेलवेज आ गई थी उस समय। ठीक है, उसके अलावा स्टीम शिप आ गए थे, जहाज वगैरह आ गए थे, उसके अलावा टेलीग्राफ वगैरह आ गए थे। तो ऐसे काफी सारे मेजर इन्वेंशन हुए थे बेटा। ठीक है, अब इस जब भी इन्वेंशन होते हैं तो उससे फायदा ही मिलता है अल्टीमेटली। तो बिफोर 1870 अमेरिका शिफ्ड मीट टू यूरोप। अब आपको यहाँ पे दो केस सुना रहे हैं, एक तो इन्वेंशन से पहले, आविष्कार से पहले की कुछ कहानी सुनाएंगे, फिर आविष्कार के बाद में क्या हुआ, उससे बिजनेस में क्या क्या इंपैक्ट आए, वो सब बातें आपको बताने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो क्या हुआ 1870, मतलब जब हमारा आविष्कार नहीं हुआ था, इन्वेंशन नहीं हुए थे, उसके पहले अमेरिका से जो है बहुत सारे जिंदे जानवर जो है वो यूरोप में भेजे जाते थे। मतलब अमेरिका क्या करता था, जानवरों का एक्सपोर्ट करता था, मीट का एक्सपोर्ट करता था बेसिकली। ठीक है, यूरोप में जो है लोग मीट बहुत खाते होंगे, इसलिए वहां पे जिंदे जानवरों को भेज देते थे। अब इसके साथ कुछ प्रॉब्लम थी, जिंदे जानवरों को भेजने में, इस व्यापार में कुछ प्रॉब्लम हुआ करती थी। क्या प्रॉब्लम थी? ये जिंदे जानवर जो है भैया स्पेस बहुत ऑक्यूपाइड करते थे। क्या करते थे? मतलब ना ज्यादा जगह घेर लेते थे। ठीक है, गेट डाई और वीक और सीक ऑन द वे, रास्ते में ही जो है बहुत सारे तो बीमार पड़ जाते थे जानवर या मर जाते थे। ठीक है, दिस मीट वाज अनफिट टू इट, और उनका फिर मीट जो है वो खाने लायक नहीं होता था। बट दिस मीट वाज वेरी एक्सपेंसिव ड्यू टू द हाई डिमांड, लेकिन वो मीट फिर भी ज़्यादा बहुत महंगे में बिकता था क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। यूरोप के लोग बहुत मीट खाया करते थे इसकी वजह से। ठीक है, अब क्या हुआ ना, आफ्टर 1870 जब 1870 के बाद में इन्वेंशन वगैरह हुए, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा इन्वेंशन हुआ जिसको रेफ्रिजरेटर बोलते, फ्रिज का इन्वेंशन हो गया भैया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो बड़े बड़े शिप वगैरह थे उसमें फ्रिज वगैरह भी लगा दिए गए थे। ठीक है, अब क्या होता था इससे कि जो वहाँ का मतलब जो एनिमल है ना, जो पहले जिंदे एनिमल भेजते थे, अब अमेरिका क्या करता, उन्हीं एनिमल को अपने वहीं पे काट लेता, फिर उसको फ्रीज में डाल देता उस मीट को, और फिर उसको जो है एक्सपोर्ट कर देता था। ठीक है, तो इससे क्या क्या फायदा हुआ? इट बिकेम ईज टू कैरी बिकॉज इट ऑक्यूपाई लेस स्पेस। अब जिंदे जानवरों के कंपेरिजन में मीट तो कम जगह ही घेरेगा भैया। ठीक है, तो ज्यादा माल जाया करता था। इट स्टे फ्रेश लॉन्गर ड्यू टू द रेफ्रिजरेटर, और वो मीट जो है वो फ्रेश भी रहता था क्योंकि रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है। मीट प्राइसेस वर डिक्रीजेस, जिससे थोड़ा जो कीमत थी है ना मीट की, वो थोड़े कम भी हो गए, तो लोगों के लिए और इजी एक्सेसिबल हो गया भैया। पुअर पीपल वर एबल टू अफोर्ड मीट इजीली एंड टेक हेल्दी डाइट। ठीक है, तो फिर जो गरीब लोग हैं वो भी मीट खा सकते थे वहाँ पर। ऐसा सब कुछ बातें यहाँ पे समझाई गई है। ठीक है, फिर लेट 19th सेंचुरी कॉलोनिज्म। ठीक है भैया, लेट 19th सेंचुरी में क्या है, ट्रेड फ्लरिश्ड, खूब व्यापार फला फूला। ठीक है, बिजनेस खूब हुए, मार्केट खूब फैलने लग गए थे। ठीक है, ऐसा खूब एक्सपेंशन हुआ हर चीज का भैया। ठीक है, बट इट वाज आल्सो अफेक्टिंग मेनी कंट्रीज दे एक्सपीरियंस, लेकिन ये बहुत सारी कंट्री के लिए बहुत बुरा भी बर्ताव भी हो रहा था लोगों के साथ में। क्यों हो रहा था? क्योंकि भैया ये जो यूरोप है ये अलग अलग देशों के ऊपर अपना कब्जा जमा रहा था, लोगों को परेशान कर रहा था, कोलोनाइज करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए काफी सारे देश जो है इन सब चीजों से परेशान भी थे बेटा जी। आया समझ में? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं ना। अब क्या है, इसका एक एग्जांपल बताता हूं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल है, अफ्रीका का एग्जांपल है भैया। ठीक है, देखो क्या था,
यूरोपियन लोगों को ये पता चल गया कि अफ्रीका जो है बहुत अच्छी कंट्री, रिच कंट्री है, वहाँ पर जो है खूब ज़मीनें हैं, खूब सारे एनिमल्स हैं, है ना, खूब पेड़ पौधे हैं, वहाँ की ज़मीन के अंदर जो अर्थ मेटल्स खूब सारे भैया, खूब सोना चांदी सब है। अब ये तो है ही लुटेरा, इसने देखा तो यूरोप की जितनी भी कंट्री है उन्होंने आपस में एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में डिस्कस किया कि भैया जो अफ्रीका, इसका ये वाला हिस्सा, इस पे कब्जा हम करेंगे, इस पे कब्जा हम करेंगे, सोने चांदी पे हम करेंगे, इस पे हम करेंगे। ऐसे करके इन्होंने एक मीटिंग बना ली और बोला कि इसको अब कैसे करके लूटा जाए। अब ऐसे तो किसी भी देश को लूटना फिर पॉसिबल नहीं है, तो इन्होंने फिर चालाकी बनाई, देखो, ठीक है। और यहीं से एक बीमारी का भी नाम आएगा और जिसका नाम है रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी। ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा रिंडरपेस्ट के बारे में बेटा, ठीक है। तो देखो क्या था, अफ्रीका बहुत बढ़िया था, है ना, खूब सारे एनिमल्स थे, ठीक है, ह्यूज कंटिनेंट था, लॉट्स ऑफ रिसोर्सेस एंड मिनरल्स थे, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी अफ्रीका के अंदर। अब यूरोप की नज़र पड़ी, उसने सोचा इनके भैया अब इनके ऊपर तो कब्जा करो कैसे भी करके, इनको जीतो कॉन्कर करो कैसे भी करके, ठीक है। पर ऐसे तो कॉन्कर करना ईजिली था नहीं, तो इन्होंने क्या किया, यूरोपियन केम टू अफ्रीका टू होपिंग टू एस्टेब्लिश प्लांटेशन एंड माइंस टू प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड मिनरल फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप। तो इन यूरोप के लोगों ने क्या चालाकी करी, इन्होंने ये गए अफ्रीका के लोगों के पास और अफ्रीकन लोगों को बोला, देखो भाइयों तुम्हारे पास सब इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, हम एक काम करते हैं, तुम्हारी ज़मीन में से उन सब चीज़ों को निकालते हैं और उसको हम यूरोप ले जाके एक्सपोर्ट करते हैं और उससे पैसे की कमाई होगी, वो पैसा हम तुमको भी देंगे। तो अफ्रीकन लोग लालच में आ गए भैया, ठीक है, तो इन्होंने ऐसा काम स्टार्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या थी, यूरोपियन लोग आ गए यहाँ पे जो है, अब ज़मीन को खोदने की, माइनिंग वगैरह करने की कोशिश कर रहे थे, पर उसके लिए भी तो लोग चाहिए ना। अब भैया यूरोप तो था बहुत दूर, अब वहाँ से लोग तो यहाँ आने से रहे, तो जहाँ के लोग हैं वही काम करे इस चीज़ के लिए तो वो बेटर होगा। पर अफ्रीकन लोग जो है वो इसके लिए काम ही करना पसंद नहीं करे, वो बोले हम काम नहीं करेंगे। उसका रीज़न क्या है, अफ्रीकन लोग जो है अच्छे खासे रिच थे, उनके पास ज़मीनें खूब सारी थी, उनका बिना काम करे ही बहुत बढ़िया जीवन चल रहा था, तो ऐसे व्यक्ति क्यों काम करेगा फिर ज़बरदस्ती, ठीक है। तो इनसे अगर ज़मीन वगैरह खुदवाओगे, बड़े बड़े अमीर लोगों से ज़मीन खुदवाओगे तो ये मानेंगे क्या, ये मानने को तैयार नहीं है। तो इन यूरोपीय अंग्रेज लोगों के तो फिर संकट हो गया भैया यहाँ पर, ठीक है। तो इन्होंने फिर दादागिरी करना स्टार्ट कर दिया, जबरदस्ती मार पीट के इन लोगों से जो है काम कराना स्टार्ट कर दिया बेटा। लेकिन फिर भी लोग नहीं माने, तो इन्होंने क्या किया, ध्यान से समझना, इनके ऊपर हेवी टैक्सेस लगा दिए, ठीक है, खूब हेवी टैक्स लगाए और एक नियम निकाल दिया कि भैया, जैसे एक इनहेरिटेंस लॉ निकाला, उसमें क्या होता था, जैसे मान लो कि किसी के पापा के पास में खूब सारी ज़मीन है, अब उसके 3 बच्चे हैं, तो वो ज़मीन जो है ना, पापा की ज़मीन सिर्फ एक ही बच्चे को जाएगी, 2 बच्चे को अपना खुद का ही कुछ करना पड़ेगा। मतलब जो है 2 बच्चे जो है वो ज़मीन के मालिकाना हक नहीं रखते हैं, फिर समझ गए ना, एक बच्चे को ज़मीन मिल जाएगी और 2 को फिर 2 फ्री हो गया, फिर तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर उनको जो है यहाँ पे कैसे भी कर कुरा के है फिर गड्ढे खोदने पड़ेंगे, माइनिंग करनी पड़ेगी। तो यही तो अंग्रेज लोग चाहते थे कि इनको यहाँ पे कोई ना कोई लेबर मिल जाए, मजदूर। तो जबरदस्ती अंग्रेजों ने ऐसे नियम निकाल के इनको मजदूर बना दिया बेटा, ठीक है। आ गई बात समझ में, ऐसे करके फिर इनको गुलामी करवाई इनसे जबरदस्ती, ठीक है। अब क्या हुआ कि अंग्रेज लोग थे यूरोप के, इनको तो शौक था मांस का, तो ये क्या करते थे कि इनको जो मांस खाना था ना, जो अफ्रीका के अंदर रह रहे थे ये लोग, ठीक है, अब इनको मांस वगैरह खाना था ना, तो ये मांस कहाँ से मंगाते, यूरोप से मंगाते थे बेटा, ठीक है, मतलब यूरोप से जानवर वगैरह मंगाते थे। अब यूरोप के जानवरों को लग गई थी बीमारी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिंडरपेस्ट। कौन सी बीमारी लगी थी, रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी लग गई थी भैया, जिसको केटल प्लेग भी होता है। जैसे प्लेग बीमारी होती है ना, ऐसे ही जानवरों का प्लेग है, केटल प्लेग बोलते हैं इसको आप, ठीक है, रिंडरपेस्ट। अब क्या हुआ कि अंग्रेज लोग जब इन मांस को लेके आए, मतलब उस जानवरों को लेके आए यहाँ पे, तो यूरोप के जो बहुत सारे जानवर थे उनके अंदर भी ये बीमारी फैल गई। इन जानवरों की वजह से यूरोप के खुद के जानवरों में भी ये बीमारी फैली, जिसकी वजह से बहुत सारे जानवर मर गए थे वहाँ पे। अब सोचो, इतने सारे जानवर अगर मरेंगे, 90% से ज़्यादा जानवर मर गए, तो भैया फिर तो अफ्रीका के तो लंका लग गई, है कि नहीं। एक तो ज़मीन भी चली गई हाथ से, है ना, उसके अलावा जानवर भी चले गए, तो मरता क्या नहीं करता, मजबूरन फिर इनको जो है कहीं ना कहीं काम करना ही पड़ा, नौकरी करनी ही पड़ी। फिर अंग्रेजों के हाथ में चली गई सारी की सारी पावर और अंग्रेजों ने इनसे जो है नौकरी वगैरह करवाई थी बेटा, ठीक है। इस तरीके से जो है अंग्रेज लोगों ने अफ्रीका के ऊपर कब्जा जमा लिया था, ठीक है। ऐसा इंडेंटर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इंडेंटर लेबर क्या होता है, देखो इसका मतलब ऐसे समझो, अ टाइप ऑफ लेबर इन विच पीपल वर हायर्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लोगों को हायर कर लेना, उनसे उतना काम कराना और फिर उनको वापस भगा देना, ठीक है। मतलब उनसे जो है ठेकेदारी करवा देना, अपने आप ठेका दे दिया कि हाँ इतने समय के लिए तेरे से काम कराएंगे, काम पूरा होएगा तेरे को वापस निकाल देंगे, कोई परमानेंट जॉब वगैरह नहीं है। इसको बोलते हैं इंडेंटर लेबर बेटा, ठीक है। ऐसा तो क्या हुआ था, 1970
सेंचुरी में इंडिया के अंदर लोगों के पास उतना काम नहीं था, लोगों की फसल खराब हो गई थी, ऐसे लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था इन अंग्रेजों की वजह से, ठीक है। तो फिर लोगों ने जो है माइग्रेशन स्टार्ट करा, लोग अपनी देश को छोड़ के जाने लग गए थे काम की तलाश में। तो कुछ लोग जो है भारत के वो कैरिबियन आइलैंड में चले गए, कुछ लोग फिजी में चले गए और कुछ लोग जो है मॉरिशस के अंदर चले गए बेटा, ठीक है। और जो थोड़े बहुत लोग बचे हुए भी थे, है ना, वो कहाँ चले गए भैया, हमारे इंडिया के अंदर ही जो है असम के बागान थे उसमें वो काम करने चले गए थे। तो अब ये मत सोचना कि इंडिया के अंदर है तो वह इंडिया में तो परेशान नहीं करेंगे उन लोगों को, बहुत परेशान होते थे यहाँ पे भी जो है अंग्रेजी लोग थे और अंग्रेज ने बहुत जीव लिया था बेचारे इन लोगों का, ठीक है, खूब परेशान किया इनको यहाँ पे। और यहाँ पे काम करने वाले लोगों स्किल्ड लोग होते हैं पर उनकी सैलरी बहुत कम होती है, पर लोग इसलिए काम करते हैं, इस आस के साथ काम कर रहे थे लोग भी कि यार कैसे भी करके हम पैसे कमा लेंगे तो हमारी ज़िंदगी फिर सुधर जाएगी, इस आस के साथ में जो है लोग मेहनत करे जा रहे थे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था, गांधी जी वगैरह जानते थे इन सब बातों को, इसलिए गांधी जी ने जो है ये इंडेंटर सिस्टम जो है इसको बंद कर दिया, एबोलिस्ट करवा दिया कैसे भी करके। गांधी जी ने लोगों को एक तरीके से बचाया ही था उस समय भी, ठीक है। अब क्या है, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रोड। अब ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो है बाहर जाके विदेशों में सिर्फ नौकरी करी है, नहीं, हमने भैया व्यापार में झंडे भी गाड़े, ठीक है। तो दो लोग थे, है ना, दो फेमस ग्रुप ऑफ बैंकर्स एंड ट्रेडर्स थे, एक का नाम था शिकारीपुरी श्रॉफ और एक का नाम था नट्टू कोटई चेट्टियार, ठीक है। इन दोनों ने जो है ये क्या करते थे, फाइनेंस का काम करते थे, लोन बांटा करते थे, ठीक है, और लोन बांट के फिर इंटरेस्ट ब्याज पे पैसा कमाया करते थे। तो ये किनको लोन देते थे, तो देखो ध्यान से समझो, जैसे एक छोटा किसान है, स्मॉल फार्मर है, अब इसको भी पता है कि इसने जो फसल उगाई है अगर उसको मैं फॉरेन कंट्रीज में ले जाके बेचूंगा तो मेरे को अच्छा खासा पैसा मिलेगा, खूब तरक्की होगी मेरी। पर प्रॉब्लम यह है कि विदेश में ले जाके बेच नहीं पा रहा था। उसका कारण क्या है भाई, विदेश में ले जाने के लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, पैसा भी खूब चाहिए ना, तब तो तुम एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ले जा पाओगे, तो ये ले जा ही नहीं पा रहा था भैया। तो ऐसी सिचुएशन में फिर ये लोग जो थे ये क्या करते थे, ये इसको पैसे दे देते थे, ब्याज पे पैसा देते थे, ठीक है, और बोलते थे कि जा भाई तू ये पैसा ले जा और इस पैसे के थ्रू जो है तू अपना माल विदेश में बेचा। तो किसान भी खुश, क्या यार यहाँ पे कम पैसे मिलने वाले थे, बाहर तो और अच्छा खासा पैसा मिल रहा है वहाँ पे, है ना। तो भैया किसान खुश हो गया, उसको भी अच्छी खासी कमाई हुई, और बदले में ये लोग क्या करते थे, या तो इंटरेस्ट ले लेंगे या फिर इनके साथ कोई शेयरिंग फिक्स कर लेते कि जितनी भी कमाई होगी उसका 10% मेरा, 20% मेरा, इस तरीके से ये लोग कमाते थे बेटा, ठीक है। इस तरीके से ये लोग बिजनेस वगैरह किया करते थे, ठीक है। और तो अब इनको पैसा कौन देगा, इनके पास पैसा कहाँ से आता था, ये यूरोप से पैसा, मतलब बैंक वगैरह जो थी ना यूरोपियन बैंक, उससे ये लोग पैसा लेते थे, ठीक है। ये कर्जे पे पैसा लेते थे इंटरेस्ट पे, फिर ये इनको इंटरेस्ट पे पैसा देते थे, इस तरीके से ये लोग कमाया करते थे भैया, ठीक है। चलो अब क्या है, ऐसे ही एक और हमारे यहाँ की कम्युनिटी है सिंधी, हैदराबादी सिंधी, है ना। ये लोग भी जो है बढ़िया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे, मतलब इन्होंने जो है विदेश के अंदर अपने खुद के गोडाउन, बड़े बड़े गोडाउन बना रखे थे जिसको एम्पोरिया बोलते हैं। वहाँ पर ये लोग जो है अपना माल रखते थे और वहीं से एक्सपोर्ट वगैरह, वहाँ से व्यापार किया करते थे। तो इस तरीके से इन्होंने बिजनेस किया और वहाँ पे अपने झंडे गाड़े थे बेटा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, इंडियन ट्रेड कोलोनिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम को समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या होता था ना, भारत में बहुत सारा कपड़ा बनता था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छी खासी थी अपने भारत के अंदर, और भारत क्या करता था, कपड़े को एक्सपोर्ट करता था ब्रिटेन के अंदर, कपड़ा खूब भेजा करता था भैया, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रिटेन के अंदर भी बहुत सारी कपड़ों की फैक्ट्रियाँ खुलना स्टार्ट हो गई, बहुत सारी फैक्ट्री लगी। तो अब जिन भी लोगों की फैक्ट्री खुली ना, उन्होंने बोला अपनी वहाँ की गवर्नमेंट से कि भैया है ना, दूसरी जगह से कपड़ा लेना बंद कर दो, इंपोर्ट बंद करवा दो, ठीक है, ताकि हमारे देश का भला होगा, हमारे देश का कपड़ा ही हम ही बेचेंगे, पैसा हमारे देश के अंदर ही रह जाएगा, दूसरे देशों को देना नहीं पड़ेगा पैसा, ठीक है। तो गवर्नमेंट को फिर से ये बात जम गई कि हाँ यार ये तो ठीक है। पर क्या था, अब सब देशों के बीच में कुछ एग्रीमेंट हो चुके थे जिसमें कोई भी देश दूसरे देश को व्यापार करने से मना नहीं कर सकता है, हर देश चाहे किसी भी देश में जाके व्यापार कर सकता है, ठीक है। तो ये तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि भैया ये जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने क्या किया कि हमारे इंडिया के ऊपर टैरिफ बैरियर लगा दिया है। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है। टैरिफ मतलब समझते हो क्या होता है, देखो क्या हुआ, जैसे समझो कि इंडिया से कपड़ा जा रहा है 30 रुपए का, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं मैं, है ना, 30 रुपीज का कपड़ा है। तो अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट इस कपड़े के ऊपर टैरिफ लगा देगी, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगी, टैक्स लगा देगी, समझ गए। तो ये कपड़ा 30 का मान लेते हैं कि 130 हो गया, महंगा हो गया कपड़ा, सोचो आप,
ठीक है। अब महंगा कपड़ा जो है फिर ब्रिटेन के अंदर जाएगा तो क्या ब्रिटेन के लोग खरीदेंगे क्या? जो चीज़ पहले 30 रुपये में 50 रुपये में आ जाती थी, अब भैया वो 130 रुपये में बिक रही है, तो कोई लोग खरीदेंगे नहीं तो अपने आप इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, इंडिया का कपड़ा कोई खरीदेगा नहीं तो व्यापार ठप पड़ जाएगा। ऐसे करके इंडिया का एक्सपोर्ट बिजनेस जो है वो ठप पड़ने लग गया था बेटा, ठीक है। तो एक यहाँ पर हमको डेटा दे रखा है कि 1800 है ना, ये कौन से 1800 में 30% एक्सपोर्ट होता था, फिर 1850 में 15% ही रह गया और 1870 में 3% ही एक्सपोर्ट रह गया बेटा। ये इंडिया की हालत थी। मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया की, क्लोथ की मैन्युफैक्चरिंग वो तो घट गई है, लेकिन जो कॉटन है, कच्चा माल, रो कॉटन है ना, उसकी जो है डिमांड वो बढ़ गई थी बेटा। मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड, जो क्लोथ्स है उसकी तो डिमांड घटी, और जो कच्चा माल है ना, जो कॉटन है उसकी डिमांड बढ़ने लग गई थी। उसका रीज़न क्या था? देखो, इन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्री डाल ली। अब कपड़ा बनाने के लिए तो कॉटन चाहिए ही सही, तो वो कॉटन कहाँ से लेने लग गए थे? इंडिया से लेने लग गए थे। तो इंडिया ने फिर अपना खूब सारा कॉटन का एक्सपोर्ट करा वहाँ पर। तो ऐसे करके इंडिया का जो कॉटन इंडस्ट्री है वो बढ़ने लग गया था। 1812 में भैया 5% जो है एक्सपोर्ट होता था कॉटन, फिर भैया 1871 में 35% एक्सपोर्ट होने लग गया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था, ये जो भी कपड़ा बनाते थे उसको हाई प्राइस में जो है अच्छी खासी ब्रांडिंग करके इसको इंडिया में ले जाके बेचते थे, ठीक है। ऐसे करके जो है हमको चूना लगाते थे और हमारे इंडिया के लोग जो है ब्रांड के चक्कर में बेरू बन जाते, बेवकूफ़ बनते भी है। उस चक्कर में जो है फिर पैसा चुकाना पड़ा, खूब पैसा देना पड़ा। तो इन लोगों ने इंडिया से खूब पैसा कमाया भैया, लपक के पैसा हो गया इन लोगों के पास में, ठीक है। तो इंडिया की जो खुद के मार्केट थे वो ठप पड़ने लग गए, इंडिया के खुद के व्यापार बिगड़ने लग गए थे, है ना। लोग जो है महंगा महंगा खरीद रहे थे, दूसरे देशों का अपने देशों से खरीद ही नहीं रहे थे बेटा, ठीक है। और यहाँ पर बिजनेस सब बढ़िया था, पैसा खूब आने लग गया था, खूब कमाई हो रही थी। अब उस कमाई का करते क्या, ये जो हमारे देश के ऊपर कब्जा कर रखा था ना इन लोगों ने, ब्रिटेन के लोगों ने हमारे देश के ऊपर खूब कब्जा कर रखा था। तो भैया अंग्रेज लोग जो यहाँ रहते थे उनकी सैलरी वगैरह वहाँ से पहुँचाते थे, वहाँ की जो पुलिस थी उसकी सैलरी पहुँचाया करते थे। तो हमसे ही कमाते थे और हमारी 12 बजा देते थे बेटा, ठीक है। द इंटर वॉर इकोनॉमी, ठीक है। अब आपको पता है उस समय जो है वर्ल्ड वॉर 1 वगैरह हुआ करता था, तो उस युद्ध के क्या क्या इफेक्ट पड़े, उस वॉर के क्या क्या इफेक्ट पड़े हमारे ऊपर। तो देखो क्या था, वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, ध्यान से समझना। 1914 के अंदर जो है 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था बेटा वहाँ पर, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ था? एक तरफ थे रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान, ये सब एक साइड में थे, और यहाँ पे ऑस्ट्रो हंगेरियन, ठीक है, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, ये एक साइड में थे। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 से स्टार्ट हुआ और 1918 में खत्म हुआ था। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये सबसे खतरनाक, सबसे भयंकर हथियारों से लेस इतना खतरनाक युद्ध था भैया। इसमें बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले हथियार यूज किए गए थे इसके अंदर, ठीक है। तो अब इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट क्या क्या पड़ेगा? तो बहुत भयानक इंपैक्ट पड़ेगा भैया, बहुत सारे देशों की इकोनॉमी बिगड़ जाएगी इसकी वजह से, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कॉज्ड लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, बहुत बेकार डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है। 9 मिलियन डेड एंड 20 मिलियन इंजर्ड, सोचो आप, ठीक है। और मिलियंस ऑफ सोल्जर हैड टू बी रिक्रूटेड, जबरदस्ती लड़ाई करने के लिए सोल्जर की जरूरत पड़ेगी, तो बहुत सारे जो सिटीजन थे, नॉर्मल लोग थे, उनको जबरदस्ती जो है किस में ठूसा जा रहा था, मिलिट्री में जबरदस्ती उनको ठूसा जा रहा था, जबरदस्ती उनसे मिलिट्री ज्वाइन करवाई जा रही थी बेटा, ठीक है। ऐसा तो यूरोप की वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो तो डिक्रीज हो गई, क्योंकि जो नॉर्मल लोग जो अपना घर गुजारा करते थे, जो बिजनेस वगैरह करते थे, काम करते थे, वो सारी चीज़ तो बंद हो गई और सब मिलिट्री में ज्वाइन करवा ली। तो फिर काम कौन करेगा? काम नहीं हुआ तो देश की वर्किंग कैपिटल जो है वो गिर गई भैया, इकोनॉमी नीचे गई भैया वहां पे, है ना। ऐसा ड्यूरिंग द वॉर वुमेन स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्रीज, फिर मजबूरन जो है महिलाओं को काम करना पड़ा बेटा। अब क्या था, युद्ध के पहले जो है मेल काम करते थे, अब युद्ध के बाद में जो है या युद्ध के टाइम पे जो है वो फीमेल को भी वहां पर काम करना पड़ा अपना घर बार चलाने के लिए बेटा जी, समझ में आया। अब क्या हुआ, ब्रिटेन हैड अ लॉट ऑफ मनी बिफोर WW1, ठीक है, बट ब्रिटेन स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग WW1 मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहले खूब पैसा था इसके पास, अब वो पैसा जो है धीरे धीरे कम हो गया। क्यों कम हो गया? सारा पैसा युद्ध में डाल दिया भाई साहब ने इसने, ठीक है। ऐसे में इसने युद्ध लड़ने के लिए भी अमेरिका वगैरह से कर्जा ले लिया था इसने, और इसके साथ के और भी जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने अमेरिका से कर्जा ले लिया था। तो ऐसे में क्या था बेटा, अमेरिका पहले गरीब देश था पर धीरे धीरे अमेरिका अमीर बन गया, मतलब वो कर्जा लेने वाला था अब कर्जा देने वाला हो गया है। तो ऐसे अमेरिका ने जो है खूब ग्रोथ करी थी भैया वहां पे, ठीक है। पोस्ट वॉर रिकवरी ब्रिटेन में, अब देखो ब्रिटेन इकोनॉमी वाज मच बेटर बिफोर वॉर,
युद्ध के पहले ब्रिटेन की हालत बहुत अच्छी थी, इकोनॉमी अच्छी थी। ब्रिटेन हैड कैप्चर इंडिया एंड जापान मार्केट। उस समय जो है ब्रिटेन ने इंडिया और जापान के मार्केट को कैप्चर कर लिया था, अपने यहाँ आके खूब बिजनेस करते थे ये लोग, ठीक है। व्हेन ब्रिटेन वाज बिजी इन द वॉर इट कुड नॉट पे अटेंशन टू द मार्केट। अब जब ब्रिटेन जो है युद्ध में शामिल हो गया तो फिर उसका बिजनेस से ध्यान हट गया, फिर इंडिया और जापान से जो है उसका ध्यान हटा, है ना। तो ऐसे में इंडिया और जापान के लोगों ने अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डाल ली, ठीक है, अपना खुद की चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे खूब तरक्की करी। फिर जब युद्ध खत्म हुआ उसके बाद जब वापस से ब्रिटेन अपने देश में आया व्यापार करने के लिए, फिर भैया अपने पैर नहीं जमा पाया, फिर तो भैया इंडिया और जापान का बोलबाला हो चुका था, इन्होंने अड़ने भी नहीं दिया उसको वहाँ पे भी, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे देश ने तरक्की करी और हमारे देश में भी इकोनॉमिक बूम आया बेटा, ठीक है। ड्यूरिंग वॉर गुड्स डिमांड डिक्रीज, ठीक है। वॉर के टाइम पे क्या हो रहा था, हर चीज़ों की रेटें बढ़ने लग जाती है। जैसे कुछ चीज़ें बताता हूँ, यूनिफॉर्म की वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती है, पर इतने सारे सिपाही आए तो इतने सारे सिपाहियों की फिर उनकी यूनिफॉर्म चाहिए, तो इतने सारे सिपाहियों के लिए यूनिफॉर्म बना, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रोथ करने लग गई। हेल्थ जो है, इतने सारे लोग मर रहे थे, घायल हो रहे थे, तो हेल्थ वाली इंडस्ट्री भी बढ़ने लग गई भैया। मशीन जो है ना, वॉर वाला मशीन मतलब हथियार वगैरह, उसका व्यापार बढ़ने लग गया था, ठीक है। हथियार खरीदने लग गए थे लोग, तो इन सब चीज़ों के प्रोडक्शन बढ़ने लग गए थे, जिससे इकोनॉमिक बूम आने लग गया था और रोजगार भी बढ़ने लग गया था। लेकिन वॉर कब तक, आखिर कभी ना कभी तो खत्म होगा ना। तो आफ्टर वॉर गुड डिमांड डिक्रीज, फिर जब वॉर खत्म हुआ उसके बाद में जो है फिर वापस से डिमांड घटी, इन सब चीज़ों की प्रोडक्शन घटा तो एम्प्लॉयमेंट घट गया भैया, एम्प्लॉयमेंट घट गया तो फिर बेरोजगारी वापस से बढ़ गई, तो फिर संकट स्टार्ट हो गया भैया वहाँ पर, ठीक है। ऐसा पोस्ट वॉर रिकवरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी। अब एग्रीकल्चर के साथ में क्या हुआ, तो देखो ईस्टर्न यूरोप वाज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। पहले क्या था कि यूरोप जो है वहाँ पे खूब गेहूं का उत्पादन होता था, खूब गेहूं का प्रोडक्शन होता था, ठीक है। व्हीट प्रोडक्शन वाज डिक्रीज इन यूरोप, बट अब जब युद्ध वगैरह चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय जो है गेहूं की खेतीबाड़ी जो है वो कम हो गई थी, प्रोडक्शन कम हो गया था बेटा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि फिर वो इंपोर्ट कर रहे थे अनाज को। तो कौन कौन से देशों से अनाज खरीदा उन्होंने, जैसे कनाडा हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सब देशों से ब्रिटेन ने जो है अनाज खरीदा था, यूरोप ने अनाज खरीदा। तो ये सब देश जो है इनके पास अच्छा खासा पैसा हो गया, क्योंकि इन्होंने एक्सपोर्ट करा, बिजनेस करा, व्यापार करा, तो अच्छे पैसे वाले हो गए भैया ये लोग, ठीक है। ऐसा ड्यू टू द हाई डिमांड ऑफ व्हीट दिस कंट्री गोट लॉट्स ऑफ प्रॉफिट एंड बिकम मेजर व्हीट प्रोड्यूसर। समझ में आया, इन्होंने खूब पैसा कमा लिया भैया, ठीक है। अब लड़ाई खत्म हो गई, वॉर खत्म हो गया, तो फिर क्या हुआ, यूरोप स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट अगेन। फिर यूरोप ने अपना खुद का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया और भैया ये कंट्री भी जो है ये भी खूब सारा गेहूँ बना रही थी, है ना, और यूरोप भी बहुत सारा गेहूँ बनाने लग गया था, जिसकी वजह से गेहूँ बहुत सारी क्वांटिटी में बनने लग गया था, ओवर प्रोड्यूस होने लग गया था। व्हीट प्राइसेस डिक्रीज। अब आप बताओ, जब भी कोई सी चीज़ ओवर प्रोड्यूस हो जाएगी तो उसकी डिमांड तो कम हो जाएगी, लेकिन डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो भैया फिर ऐसे केस में जो है उस चीज़ की जो रेट है, प्राइसेस जो है वो घट जाती है भैया। तो यहाँ पे व्हीट प्राइसेस डिक्रीज, एग्रीकल्चर क्राइसिस अकर्ड, और इसकी वजह से एग्रीकल्चर क्राइसिस होने लग गए थे। मतलब खेतीबाड़ी की जो कीमत है वो सब घट गई थी, किसानों के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया था बेटा, ठीक है। ऐसा राइज ऑफ मास प्रोडक्शन इन कंजप्शन, ठीक है। अब मास प्रोडक्शन इन कंजम्पशन को समझना, ध्यान से सुनो। मास प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, देखो पहले तो हम सबको पता है कि अमेरिका जो है वो कर्जा लेता था, फिर बाद में कर्जा देने वाला बन गया। तो ऐसा क्या हुआ कि इसके बाद इतने पैसे कहाँ से आ गए, तो उसका एकमात्र जवाब है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में क्या हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हुआ था, मेनी कंट्रीज वर अफेक्टेड, है ना, बाय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अमेरिका वर ऑल्सो अफेक्टेड बाय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बट अमेरिका इकोनॉमी रिकवर्स वेरी क्विकली फ्रॉम वॉर। सबके ऊपर युद्ध का असर पड़ रहा था, लेकिन अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी को बहुत जल्दी सुधार लिया, बहुत अच्छा कर लिया। उसका रीजन क्या है, मास प्रोडक्शन, बिजनेस करा उसने इसकी वजह से। तो अब मास प्रोडक्शन क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। मास प्रोडक्शन, इफ समथिंग इज प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड मास प्रोडक्शन। मतलब कि कोई सी चीज जो बहुत बड़े स्केल पे किसी भी चीज को बनाना, ठीक है, उसको बोलते हैं मास प्रोडक्शन बेटा, ठीक है। तो मास प्रोडक्शन के पायोनियर कौन थे, हेनरी फोर्ड थे, फाउंडर ऑफ फोर्ड मोटर। फोर्ड मोटर जो है उसके फाउंडर थे हेनरी फोर्ड, उन्होंने मास प्रोडक्शन करा था, ठीक है। ऐसा अब ये क्या करते थे, गाड़ियां बनाते थे, कारें वगैरह बनाते थे भैया, है ना। अब ये कारों को बहुत बड़े लेवल पे बनाया, बहुत सारी कारें बनाई इन्होंने, तो उसके लिए इन्होंने एक टेक्निक का यूज करा जिसको बोलते हैं असेंबली लाइन मेथड। कौन सी टेक्निक है ये असेंबली लाइन मेथड जो है एक टेक्निक है। अब इसमें क्या होता है कि भैया इसमें ना पर्टिकुलर बंदे को अपना अपना काम दे दिया जाता है। जैसे कार बनानी है तो टायर वाला काम यही करेगा, ठीक है, बोनेट का काम यही करेगा, इंजन का काम यही करेगा, इसकी बॉडी डिजाइन यही करेगा, इसका इंटीरियर पे काम यही करेगा, ऐसे सबको काम बांट दिया अपना अपना। उसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी कारें बनने लग गई और कारों का खूब सारा प्रोडक्शन हुआ, दैट इज कॉल्ड मास
प्रोडक्शन, ठीक है ऐसा। और इससे जो है कारें खूब बनी भैया और लोगों ने खरीदी भी सही। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार सबसे पहले बनाई थी, वो क्या नाम था उसका, टी मॉडल फोर्ड, वर्ल्ड फर्स्ट मास प्रोड्यूस कार। ये टी मॉडल फोर्ड नाम की कार जो है वो सबसे ज़्यादा बनी थी बेटा, ठीक है। तो इससे इनको खूब प्रॉफिट हुआ। तो दया दिल इंसान थे, बढ़िया इंसान थे। इन्होंने फिर क्या किया, इनके यहाँ पे जो भी लोग काम करते थे उनकी सैलरी डबल कर दी भैया, ठीक है। तो 1914 में हेनरी फोर्ड डबल द डेली वेजेस टू $5 भैया, सैलरी को डबल कर दिया उन्होंने, $5 कर दी थी उस जमाने में। $5 बहुत होता है, आज की इंडियन करेंसी देखोगे तो रोज का 400 रुपये हो गया है ना। 85 से मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, 420 रुपये हो गए। आज ही नहीं मिल रहे हैं लोगों को, कई सारे लोगों को। और ये 1914 में इतनी सैलरी बांट रहे थे, तो बहुत बड़ी बात है मतलब, ठीक है। तो इससे लोगों के पास अच्छा खासा पैसा आया। लोगों के पास पैसा आया तो उनको अपनी लाइफ स्टाइल सुधारेंगे ना यार, है ना। तो लोगों ने फिर कार खरीदना स्टार्ट कर दिया, है ना। देखो कारें और ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर दिया, तो उससे क्या हुआ, 1919 में जो है कार का प्रोडक्शन 2 मिलियन होता था और 1929 में 5 मिलियन कारें बिकने लग गई। सोचो आप, 2 मिलियन मतलब 20 लाख, 5 मिलियन मतलब 50 लाख कारें बिकने लग गई थी उस जमाने में, ठीक है। और लोगों के पास पैसा था तो लोगों ने अपने घर से रिलेटेड चीज़ें खरीदी, लोगों ने फ्रिज खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदा, रेडियो खरीदे, ऐसे सारी चीज़ें खरीदी जिसकी वजह से इकोनॉमिक बूम आ गया। मतलब इतना सारा जब भी कोई सा देश खर्चा करता है ना इतनी सारी चीज़ों के ऊपर, तो देश की तरक्की होने लग जाती है फिर, ठीक है। तो ऐसे देश की इकोनॉमी जो है वो बढ़ गई थी एकदम, और ऐसे जो है अमेरिका ने अपने आप को रिकवर कर लिया था और पैसे वाला देश बन गया था बेटा, ठीक है। पर वो कहते हैं ना कि सुख के दिन हमेशा नहीं रहते हैं, पलटते भी हैं। तो फिर वापस से आया द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ, द ग्रेट डिप्रेशन पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन डिप्रेशन, 1929 से मिड 30 के बीच में ग्रेट डिप्रेशन आया था। इसमें क्या हुआ, हर चीज़ों के प्रोडक्शन डिक्लाइन होने लग गए थे, एम्प्लॉयमेंट घट गया था जिसकी वजह से इनकम नहीं बन रही थी, जिससे ट्रेड व्यापार वगैरह सब ठप पड़ गए थे। इस समय को हम बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन, मतलब आर्थिक मंदी का दौर। पैसा नहीं है लोगों के पास, मंदी आ चुकी है। रीजन फॉर ग्रेट डिप्रेशन क्या है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स। उसका कारण ये था लोगों ने जरूरत से ज़्यादा जो है खेतीबाड़ी की चीज़ें बना ली, मतलब जरूरत से ज़्यादा गेहूँ उगा लिया, एग्रीकल्चर सामान बहुत ज़्यादा उन्होंने उगाया था भैया, ठीक है। एग्रीकल्चर गुड्स वर प्रोड्यूस इन ह्यूज स्केल आफ्टर वॉर, एग्रीकल्चर गुड्स प्राइसेस वर डिक्लाइन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि अगर किसी भी चीज़ की जो है ज़रूरत से ज़्यादा अगर उसको बनाओगे, प्रोड्यूस करोगे, तो उसकी प्राइसेस अपने आप घट जाएगी क्योंकि डिमांड नहीं है इसलिए, ठीक है। फादर इनकम डिक्लाइन, किसानों की जो इनकम है वो डिक्लाइन हो गई थी। अब ऐसी सिचुएशन में चाहे कोई सा भी व्यक्ति हो वो यही सोचेगा, मान लो उसकी अगर किसानों की इनकम घट गई है तो कोई भी आदमी क्या सोचेगा कि यार अब मैं और मेहनत करूंगा और अपनी हालत को सुधार लूंगा। लेकिन इनके ऊपर वो मेहनत और उल्टा पड़ गई। देखो कैसे पड़ गई, कब हम इससे आपको एक लेसन मिलेगा कि हमेशा सही डायरेक्शन में और सही समझ के साथ में मेहनत करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि उल्टा सीधा कुछ तो भी काम कर ही जा रहे हो बस, ठीक है। तो फार्मर इनकम डिक्लाइन, कैसे डिक्लाइन हुई, देखो इनको लगा कि मैं एज प्रोडक्शन इंक्रीजिंग अगेन, मतलब हम मेहनत करेंगे तो और ज़्यादा जो है प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमारी हालत जो है वो सुधर जाएगी, ठीक है। प्राइसेस रेस फर्दर, हम और मेहनत करेंगे तो भैया जो है और ज़्यादा पैसे हमको मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या है, भाई तुम कोई सी भी एक चीज़ बना रहे हो, अब उसको खरीदने वाले ही लोग नहीं है तो फिर तुम बना के क्या करोगे, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो खरीदने वाले लोग नहीं मिले भैया, है ना। तो बहुत सारा अनाज जो है वो सड़ गया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा अनाज तो ऑलरेडी था और इन्होंने उगाया, तो खरीदने वाले वैसे ही नहीं, तो अनाज सड़ गया तो इनको और नुकसान हो गया बेटा, ठीक है। द एग्रीकल्चर इकोनॉमी वेंट डाउन, इसलिए जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी वो और गिर गई भैया और लोगों की हालत और ज़्यादा खराब हो गई। इसलिए याद रखना, जब भी कुछ काम करो सोच समझ के ऐसी जगह पे काम करना जहाँ समझ पड़े कि यार यहाँ इस चीज़ का फ़ायदा भी है, कुछ इसका डिमांड है, पता चला हर कुछ तो भी काम करे जा रहे हो आप लोग, ठीक है। रीजन ऑफ ग्रेट डिप्रेशन क्या क्या था, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर गुड, ये मैंने अभी समझाया आपको। विड्रॉवल ऑफ अमेरिका यूएस लोन, है ना, अमेरिका ने जो जगह जगह पे लोन बांट रखे थे, तो अमेरिका ने सोचा कि यार अब तो इतना मंदी चल रही है, हमको हमारा पैसा वापस से दो। तो अब लोग पैसे ही नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे, क्योंकि भैया लोगों के पास पैसे थे ही नहीं, वो तो खुद कर्जे में आ गए थे, लोग खुद का ही पैसा डूब गया था, बिजनेस ठप हो गए थे, तो अमेरिका का पैसा वापस नहीं आ रहा था। इसकी वजह से भी फिर ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, ठीक है ऐसा। तो इसलिए फिर अमेरिका ने क्या करा, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी बेटा इन्होंने कि भैया आप दूसरे देश अगर कोई भी हमारे देश में आके माल बेचेगा तो उसको जो है, मान लो 100 रुपये का सामान है तो उसको 200 रुपये देने पड़ेंगे उसको, ठीक है। ऐसे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई थी वहाँ पर। अभी भी यही हो रहा है, इस समय भी यही कंडीशन चल रही है बेटा, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या हुआ, अब बैंकों से पैसे आए नहीं, ऐसे करेंसी कोलैप्स कर गई, बैंक भी जो है अमेरिका के बैंक नुकसान में चले गए थे बेटा, घाटे में चले गए थे, ठीक है। अब देखो बैंक अगर घाटे में चले जाते तो बैंक पैसे कैसे कमाते हैं पहले वो समझो। बैंक का बिजनेस चलता
चलता ही लोन से। बैंक क्या करती है, लोगों को लोन देती है और बदले में इंटरेस्ट से कमा लेती है। पर अब लोगों को लोन तो दे रहे हैं, अब लोग लोन वापस ही नहीं कर रहे हैं, पैसा ही वापस नहीं कर रहे हैं, तो बैंक जो है वो तो गिर जाएंगे, फिर पैसा कमाई नहीं होगी इनकी, तो इनकी तो लंका लग जाएगी भैया, ठीक है। द फार्मर वर डिस्ट्रेस्ड, हाउस होल्ड वर रूइंड, business were collapsed, unemployment were increased, bank were forced to give up their, ultimately US bank were collapsed from 1935 the US started recovering। ऐसे बैंक गिर गए थे, फिर धीरे धीरे चीज़ें अल्टीमेटली तो वापस सही होती है, फिर 1935 के बाद में वापस से जो है फिर चीज़ें सही होना स्टार्ट हो गई थी। द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडिया, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा भैया। देखो इंडिया क्या था, मेजर एक्सपोर्टर था एग्रीकल्चर चीज़ों का, मतलब इंडिया से जो है खेती बाड़ी से रिलेटेड चीज़ें खूब एक्सपोर्ट की जाती थी अमेरिका के अंदर या दूसरे देशों के अंदर, ठीक है। लेकिन इंडिया इंपोर्टर था किसका, टेक्नोलॉजी का। इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए वो दूसरे देशों से अपने देश में टेक्नोलॉजी लेके आता था बेटा, ठीक है। तो क्या क्या इंपैक्ट पड़ा सुनो, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है ना वो कम रह गए, ना तो एक्सपोर्ट हो रही थी चीज़ें, अब एक्सपोर्ट नहीं होगी तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो फिर चीज़ों को टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट भी नहीं करेंगे, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल घट गया था, आधा रह गया था। वीट प्राइसेस वर रिड्यूस, जो गेहूं की कीमत है वो आधी रह गई थी, क्यों, क्योंकि ओवर प्रोड्यूस हो रहा था गेहूं, इसलिए फिर कीमत घट गई थी उसकी, वो भी आधी रह गई थी भैया, ठीक है। लेकिन जो अंग्रेज लोग थे उनको तो कैसे भी करके किसानों से अपना रेवेन्यू जनरेट कर, उनको तो चाहिए कि भैया तू तो हमको लगान दे, हमको टैक्स दे, पर किसान की इनकम ही नहीं हो रही तो वो टैक्स कहाँ से दे, तो मजबूरन फिर ये इनको मारते थे, तो फिर इनको मजबूरन अपनी जो है सेविंग तोड़ानी पड़ती थी। एफडी होती ना, जैसे आज एफडी तोड़ा के पैसा देते थे, इनको अपनी जमीनें बेच के पैसा देना पड़ रहा, अपनी ज्वेलरी बेच के पैसा देना पड़ा, अपने जो प्रीशियस जितनी भी इनके पास चीजें थी वो सब बेच बेच के बेचारे अपना कर्जा चुका रहे थे, लगान दे रहे थे उनको, ठीक है ऐसा। अब क्या है, रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वार एरा। अब वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे वापस से सही हो रही थी वो समझो। देखो WW1 और WW2 के बीच में लगभग 20 साल का डिफरेंस था, 20 साल बाद हुआ था दोनों वॉर, ठीक है, ऐसा अंतर आ गया था। किन किन के बीच में हुआ था मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक अलाइड पावर है, उसमें कौन कौन आ गए, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत और अमेरिका। आप मेरे को एक कमेंट में बताना सोवियत यूनियन किसको बोलते हैं, देखा कमेंट में मेरे को बताओ कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल पावर में कौन कौन है, नाजी जर्मनी, जापान और इटली है, आपस में लड़ भिड़ गए भैया, इसी को हम लोग बोलते हैं, इनके बीच में वर्ल्ड वॉर हुआ था बेटा जी, ठीक है ऐसा। तो इसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ा, 60 मिलियन पॉपुलेशन द वर्ल्ड वॉर डाइड, अबाउट 3% पॉपुलेशन वर डाइड, इतने सारे लोग मर गए, 60 मिलियन लोग मर गए थे, पूरे वर्ल्ड की 3% आबादी मर गई थी भाई साहब। मिलियंस मोर वर इंजर्ड, बहुत सारे लोग मरे थे, यहाँ तक कि नॉर्मल सेना जो होती है ना आर्मी, उससे ज़्यादा तो सिविलियन मर गए थे भैया, ये कंडीशन हो गई थी वहाँ पर, ठीक है। अब आफ्टर वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद अमेरिका जो है वो वापस से उसने, अमेरिका और रशिया इन दोनों ने जो है अपनी तरक्की कर ली बेटा, ठीक है, अपने आप को ग्रोथ, मतलब इन्होंने व्यापार करके बिजनेस करके इन दोनों ने, ये दोनों देश आपस में फटाफट रिकवर हो गए थे भैया, जल्दी इन्होंने अपनी तरक्की करी थी, ठीक है। पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे एक शब्द आया है ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन, ये क्या होता है, तो देखो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन का मतलब समझो क्या था, सिंपल सा, आफ्टर वॉर डिस्कशन वर हेल्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज फॉर पोस्ट वॉर रिकवरी। जब लड़ाई झगड़े सब खत्म हो गए, वॉर खत्म हो गए, उसके बाद हर एक देश ये चाहता था कि आप कैसे भी करके अपने देश को तरक्की पे लगाओ, अपने देश में बिजनेस बढ़ाओ, अपने देश की इकोनॉमी को रिकवर करो। तो उसके लिए फिर सब लोगों ने मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में फिर दो चीज़ों का कंक्लूजन निकला, क्या कि अगर हमको किसी भी देश की हमारे को हर एक देश को इकोनॉमिक स्टेबल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। अब वो कैसे आएगी भैया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मास प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब मास प्रोडक्शन तो तभी होगा ना जब मास कंजम्पशन होगा, मतलब लोग तुम बना रहे हो पर लोग खरीदने वाले भी तो होने चाहिए, तो मास कंजम्पशन होना चाहिए। अब मास कंजम्पशन तो तभी होगा ना जब लोगों के पास पैसा होगा, तभी तो खरीदेंगे। अब जब लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा, जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो पैसा आएगा, अदरवाइज पैसा आएगा ही नहीं भैया, ठीक है। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, अब कौन एम्प्लॉयमेंट कौन देगा, गवर्नमेंट देगा। अब बहुत सारे लोग इसका मतलब समझते हैं गवर्नमेंट नौकरियां देगी, सरकारी जॉब, नहीं भैया इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है सरकारी जॉब तो एक छोटा सा हिस्सा है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट बिजनेस करने के लिए लोन देती है, लोन देती है तो फिर लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस बड़ा होता है, तो फिर उस बिजनेस में जो है लोग उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, नौकरी मिलती है, उससे पैसा आता है, इस तरीके की बात हो रही है, सरकारी जॉब की बात नहीं हो रही है। सरकारी जॉब तो बहुत कम लोगों की लगती है बेटा। इकोनॉमिक लिंक विद आउटसाइड वर्ल्ड, समझ में आया भैया। और दूसरी बात क्या बोली कि हमको हमारे जो दूसरे आजू बाजू के देश है, जो वर्ल्ड है, पूरी दुनिया से अच्छे खासे लिंक बिठा के रखने पड़ेंगे, बिजनेस उनके साथ करना पड़ेगा, जब भी जाके कोई सारे देशों की तरक्की हो सकती है, ठीक है। पोस्ट वॉर सेटलमेंट इन द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन को समझा रहा हूं, देखो
ब्रिटेन वुड हेम्स्पायर यूएसए, है ना, ये एक जगह का नाम है, ठीक है, जहाँ पे क्या है, ब्रिटेन वुड की कॉन्फ्रेंस हुई थी। बेसिकली क्या चीज़ें मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में समझाता हूँ। ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन क्या है, इसके अंदर दो चीज़ें आती है, एक है IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और एक आता भैया IBRD, है ना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इस IBRD को आज की तारीख में वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। तो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन में दो चीज़ें आ रही है, एक है IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और एक है भैया वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब ये IMF, इन दोनों को मिला के हम ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन बोलेंगे। अब ये IMF क्या करता है, ये भैया टू डील विद एक्सटर्नल सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ इट्स मेंबर नेशन, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, जैसे समझो कि अगर भारत देश के पास खूब सारा अनाज है ना, और कोई से दूसरे देश है जिसके पास अनाज की कमी हो गई है, तो ये बताता है कि यार इस देश में बहुत सारा अनाज है, इस देश को बोलेगा कि तुम अपना अनाज वहां जाके बेच दो, तो अनाज सड़ेगा भी नहीं, देश को पैसा भी मिलेगा, देश की भी तरक्की होगी, और जिस देश को जरूरत है उसका भी काम हो जाएगा। तो ऐसे जो है ये इस तरीके का काम करवाता है कि लेन देन करवा देता है, बिजनेस करवा देता है, इस तरीके की चीजें कराता है, ये IMF का काम होता है। फिर आता है वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक क्या करता है, ये कंट्री को सपोर्ट करता है, तरक्की कराने के लिए कर्जा देता है, ठीक है, ताकि जो है लोग अपना रिकंस्ट्रक्शन कर सके, अपनी तरक्की कर सके बेटा, ठीक है। ऐसा USA डोमिनेंस वाज मोर इन दिस इंस्टीट्यूशन इन डिसीजन मेकिंग। भैया फिर जो है अब इनके ऊपर सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री का राज चल रहा था इन दोनों के ऊपर, US अमेरिका। उसका कारण क्या है, पैसा बहुत है उसके पास में, इसलिए, ठीक है। इसीलिए तो पूरी दुनिया जो है वो कौन सी करेंसी में व्यापार करती है, बोलो, डॉलर के अंदर। अपना रुपया थोड़ा ना बाहर अमेरिका में चल रहा है, वहाँ सब दूर पूरे वर्ल्ड में कौन सा करेंसी चल रहा है, डॉलर चल रही है बेटा। क्यों डॉलर ही क्यों चुना गया, क्योंकि अमेरिका सबसे अमीर देश था, इसलिए उसने अपनी वाली करेंसी को सब दूर चलाया भैया, ठीक है। ऐसा, और एक बात भी बताई गई कि $35 को ही हम लोग बोलेंगे पर आउंस ऑफ गोल्ड के बराबर बेटा, ठीक है। अब क्या था, दिस पीरियड द अर्ली पोस्ट वार ईयर्स, है ना, दिस पीरियड वाज मोस्टली स्टेबल बिकॉज अब क्या था, जब युद्ध सब खत्म हो गए उसके बाद का जो समय आया ना वो थोड़ा बढ़िया था, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं, उसमें कोई ज़्यादा लफड़े झपड़े नहीं हुए, व्यापार बढ़िया हो रहा था, हर साल 8% से ग्रोथ कर रहा था। डेवलपिंग कंट्रीज वर इन हरी टू कैच अप विद द एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्री, और जो डेवलपिंग कंट्री है, जो विकासशील विकसित जो मतलब कंट्री आगे बढ़ रही है, डेवलपिंग कंट्री, वो भी भैया जो अच्छी कंट्री है उनसे मुकाबला कर रही थी, होड़ाहोड़ कर रही थी कि हम भी बहुत अच्छे बन जाए, हमारी भी तरक्की हो जाए बेटा, ठीक है। ऐसा डिकम्पोजिशन एंड इंडिपेंडेंस आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1, देखो क्या हुआ, ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर मोस्ट कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका एमर्ज्ड एज फ्री इंडिपेंडेंट नेशन। युद्ध के बाद में ज़्यादातर कंट्री जो है वो सब आज़ाद हो चुकी थी, ठीक है, अंग्रेजों से, गुलामी से, कॉलोनाइजेशन से, इन सब चीज़ों से आज़ाद तो हो गई थी, पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो क्या थी, पावर्टी से अभी भी, गरीबी आज भी बहुत बड़ी समस्या थी, हंगर भूख आज भी बहुत बड़ी समस्या थी, लेक ऑफ रिसोर्स नहीं थे, ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो इन समस्याओं से निजात नहीं मिल रहा था भैया, ठीक है। और ये जो दोनों थे ना, IMF और वर्ल्ड बैंक, इनके साथ ये क्या करते थे पता है, जो भैया जो कंट्री डेवलप्ड हो चुकी है उसको तो सपोर्ट करते थे, उसको लोन देते थे, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है, जो अभी पूरी डेवलप्ड नहीं हुई है, उनको सपोर्ट नहीं करते थे ये लोग, ठीक है, उनको पैसा नहीं देते थे। तो फिर इनके लिए तो बेचारों के लिए संकट होगा कि नहीं, इनको बहुत बुरा लगता था। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि जो डेवलपिंग कंट्री है, जितनी भी डेवलपिंग कंट्री थी, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, समझ गए, कमेटी बना ली, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, जिसको हम बोलते हैं G77, ठीक है। तो G77 बेसिकली किसने बनाया, डेवलपिंग कंट्रीज ने बनाया, ये सब आपस में मिल गए और ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, जिसको G77 बोलते हैं। उसमें क्या होता है, ये सारे लोग आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, सब लोगों ने पैसा मिला लिया, मान लो इस कंट्री को जरूरत है, सारा सब लोग मिलकर उसको पैसा दे देंगे, फिर किसी और को जरूरत है उसको पैसा दे देंगे, और बदले में इंटरेस्ट वगैरह ले लेंगे। तो ये ग्रुप था G77 का बेटा, ठीक है, ऐसा। और इन लोगों ने नियो पे जो है साइन भी कर लिए थे। नियो में क्या होता था बेसिकली कि हम जो है, नियो एक एग्रीमेंट टाइप की चीज़ है, उस पर साइन कर दिया कि क्या, कि हमारा जो माल है वो हम हर देश में बेच सकते हैं, हमारे माल की हमको अच्छी खासी कीमत मिलेगी, रॉ मटेरियल की हमको कीमत मिलनी चाहिए, सस्ते में नहीं बेचेंगे, जो उसकी एक एक्चुअल वैल्यू है वो सब मिलना चाहिए। इन सब चीज़ों के ऊपर इन्होंने साइन कर दिए थे बेटा, ठीक है। मतलब हम हर देश में जाके व्यापार कर सकते हैं बेटा, ठीक है। एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। अब ब्रिटेन वुड का एंड कैसे हुआ, देखो क्या हो रहा था ना कि द US डॉलर, ये देखो, बिकॉज ऑफ द राइजिंग कॉस्ट ऑफ द ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट, द US डॉलर नाउ द नो लॉन्गर कमांडेड कॉन्फिडेंस इज द वर्ल्ड प्रिंसिपल करेंसी। अब धीरे धीरे जो वर्ल्ड की प्रिंसिपल करेंसी थी, जो डॉलर थी, वो धीरे धीरे कोलैप्स करती जा रही थी। इसकी वजह से फिर इन सब चीज़ों का एंड होना स्टार्ट हो गया था भैया, ठीक है, ऐसा। तो क्या था
पहले जो डेवलपिंग कंट्री है वो लोन लेती थी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, फिर इनको ज़बरदस्ती जो है ना, इनको बाध्य कर दिया जाता था कि अब तुम भैया लोन कहाँ से लो, वेस्टर्न कमर्शियल बैंक से लो। अब प्रॉब्लम क्या थी वेस्टर्न कमर्शियल बैंक की कि ये बहुत हाई इंटरेस्ट पे जो है पैसा देते थे। अब इनको बिजनेस करना है, इन्होंने कर्जा लेके पैसा लिया है, ठीक है, अब कर्जा लेके बिजनेस कर रहे हैं, अब इनका बिजनेस नहीं चला, बिजनेस ठप पड़ गया, तो भैया पैसा सारा फंस गया, पैसा फंस गया तो ये कंट्री, ये जो बैंक थी ना, ये भी डूब गई भैया, और देश, बहुत सारे देशों के ऊपर जो है बहुत सारा कर्जा माथे हो गया, तो उनको वो भी चुकाना था, ठीक है, इनकम डिक्रीज हो गई और पॉवर्टी इंक्रीज हो गई, जिससे ये किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा किसके साथ हुआ था, अफ्रीका के साथ और लेटिन अमेरिका के साथ में इस तरीके की चीज़ें हुई थी बेटा, ठीक है, ऐसा। और फाइनली क्या हुआ, देखो चाइना है ना और इंडिया, ये दो देश ऐसे थे इन्होंने तरक्की करी है अच्छी खासी, ठीक है। वेजेस वर रिलेटिवली लो इन कंट्रीज इन चाइना, दस दे बिकम अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन एमएनसीज कंपीटिंग टू कैप्चर वर्ल्ड मार्केट, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो है लेबर बहुत सस्ती थी, जिसकी वजह से जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो हमारे यहाँ आई, उन्होंने हमारे यहाँ पे बहुत सारा काम करवाया हमारे यहाँ पर, ताकि कम पैसे में काम हो रहा था ना, इसलिए हमारी कंट्री जो है और अच्छे से ग्रोथ हो गई। सेम टू सेम जैसा चाइना में हुआ, सेम टू सेम जो इंडिया के साथ में भी हुआ है बेटा, ठीक है। तो बहुत बहुत बधाई हो, आपका चैप्टर होता है खत्म। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, मेरे चैनल पर मैंने मैथ्स, साइंस और एसएसटी तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना, लाइक दबा देना, हाइप दबा देना भैया, ठीक है। एक और बात, अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए, ये क्वालिटी के नोट्स चाहिए, मेरे पास साइंस के, एसएसटी के, दोनों के, मैथ्स के, सबके नोट्स अवेलेबल है। मेरी एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आई कोचिंग ऐप है भैया, ठीक है, आप वहां से इन सब चीज़ों को ले सकते हो बेटा, ठीक है। चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।